तो केयरवेल फार्मा के आगे नहीं है किसी की होड़ और आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी 2 का निचोड़। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 2 के 2 मार्क्स के निचोड़ वीडियो के बारे में। यानी कि आज आपको जो है इस सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चनों के बारे में पता चल जाएगा। इसका ये फायदा होगा कि अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में तो आप उसको खाली छोड़कर नहीं आओगे, लिख के आ जाओगे। यानी कि देखा जाए तो आज आपको इस सब्जेक्ट का कंप्लीट ओवरव्यू या एक तरह से बोल सकते हैं महा रिवीजन मिलने वाला है और इसका फायदा ये होगा कि एग्जाम आपका बहुत बेहतर जाने वाला है। बाकी आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी बाकी आप लोग जानते हो कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आने इवन टॉप भी करना है तो दो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। एक है आपकी 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं और एक होती है आपकी टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो। तो ये वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, इसकी जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप सर्च करके भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो इसका सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है हमारे केवल फार्मा ऐप के अंदर। आप लोग ऐप के अंदर जाओगे वहां पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इवन जो आपके यूनिट 1 से लेकर 5 तक की पीडीएफ वो वहां मिलेगी, आपको जो वीडियो है वो वहां मिलेगी। इवन जैसे आपकी जो 4th एंड 5th यूनिट की वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रही होगी, वो भी आपको जो है ऐप के अंदर देखने को मिलेगी। और सारा कुछ यानी कि ये मान के चलो एक जगह आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, वो है क्रैश कोर्स। तो आप लोग जाके क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बाकी एक दो कमेंट मेरे पास आई थी, वो बोल रहे थे कि सर आपने सिलेबस ज्यादा बता दिया फार्माकोलॉजी के अंदर। तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के एंड में अभी हम 2 मार्क्स पढ़ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखनी है। अब अपने जो है क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले आपको क्या करना है, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है। बाकी बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा तो आपको कमेंट करके लिखते जाना है और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना कि भाई वीडियो आ चुकी है। बाकी आप जानते हो कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपको जो भी यूनिट हम कराने वाले हैं उससे पहले उसका एक ब्रीफ इंट्रो भी दे देते हैं, इससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए अब जो हम अपने यूनिट वाइज जो अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहली यूनिट आती है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और इवन जो हमारी सेकंड यूनिट है वो भी हमारी इसी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे डिपेंड है। तो अगर एक लाइन में बताएं तो देखो, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल। यानी कि सिंपली क्या देखा जा रहा है कि हमारी पूरी की पूरी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो ब्लड का हमारा सर्कुलेशन चल रहा है वो पूरा इसी सिस्टम के थ्रू चल रहा है। अब कैसे चल रहा है, तो बीच में हमारे यहाँ पे हो गया हार्ट और हार्ट से हमारी पूरे बॉडी में क्या है, ब्लड वेसल कनेक्ट होती है और इसी के थ्रू हमारा जो पूरा ब्लड है वो पूरा सर्कुलेट होता रहता है। और इसीलिए इस पूरे सिस्टम को हम यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा हार्ट प्लस ब्लड वेसल सारे की सारी इन्वॉल्व रहती हैं। और इवन थर्ड जो हमारा कंपोनेंट हो गया वो ब्लड हो गया, जो पूरी पूरी बॉडी में हमारा सर्कुलेट हो रहा है। और आपको बताया कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं भी बॉडी के एक एक सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्लड। इसके अलावा कोई न्यूट्रिएंट वगैरह हो गए या कुछ ड्रग्स वगैरह हो गया, सारा का सारा यानी कि पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा ब्लड संभालता है। इसके अलावा ब्लड का और फायदा क्या है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो बाहर से आने वाले जीनोवाइटिक्स से लड़ता है, उसके लिए भी हमारा जो है ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जीनोवाइटिक्स क्या होते हैं भाई, कमेंट करके बताओ। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा कार्डियोवास्कुलर होता है। अब इसी के ऊपर हमारे यहाँ पे पूरे पूरे टॉपिक बनते हैं। जैसे पहला बनता है इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या बात करते हैं, हीमोडायनेमिक होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट हो रहा है, क्या क्या पाथवे फॉलो करता है। अब अगर मैं एक बेसिक फंडा आपको बताऊं तो ये मान के चलो कि ये हमारा हार्ट होता है और हार्ट बेसिकली 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा हो जाएगा राइट साइड, यानी कि उधर साइड से देखो, आप सामने से देखो तो ये लेफ्ट राइट है, लेकिन उधर से देखोगे हार्ट की तरफ से तो ये राइट है और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, अब ऐसे ऐसे देखोगे तो ये हमारा ऊपर का पार्ट होता है, ये नीचे का पार्ट होता है। इस तरह हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं इसको हम यहाँ पे एट्रियम बोल देते हैं, यानी कि सिंपली, और जो नीचे वाले पार्ट होते हैं उसको हम यहाँ पे वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। और इसी बेस पे हम अपने हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी राइट साइड है और ऊपर वाले एट्रियम है तो ये हमारा हो जाता है राइट एट्रियम। अगर इधर देखेंगे ये राइट साइड है और नीचे वेंट्रिकल है तो ये हो जाता है राइट वेंट्रिकल। इधर देखेंगे ये हमारा हो जाता है लेफ्ट साइड और एट्रियम है तो ये होता है लेफ्ट एट्रियम। और इधर देखेंगे ये हमारा हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह हमारे हार्ट के 4 चैम्बर डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे हमारे बॉल वगैरह भी होते हैं, ऑर्टा वगैरह भी होती है, तो ये सब डिटेल वाली वीडियो में जाके देख लेना, एक ब्रीफ आपको यहाँ पे हो गया होगा। अब देखते हैं कि हमारा जो पूरा ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट होता है। तो हम अगर एक तो करें तो मान लो ये हमारे लंग्स हैं। अब लंग्स क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और जब ऑक्सीजन लेंगे तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारा जाएगा सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, और जब यहाँ जाता है यहाँ से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ के बाद ये ब्लड हमारा ऑक्सीजन वाला यानी कि O2 वाला ब्लड है हमारी ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा, यानी कि ऑर्टा की मदद से। और ऑर्टा के साथ यहाँ पे लगा होता है हमारा ऑर्टिक वॉल्व लगा होता है। और इधर जो हमारा लगा होता है, इधर हमारा एक बाइकस्पिड वॉल्व लगा होता है। और जब इधर ये जाएगा हार्ट, देन इसके बाद हमारे यहाँ इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू हमारा राइट एट्रियम में आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, बॉडी के अंदर की बॉडी में जो हमारा ये ब्लड है ये ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन का यूज करके जो हमारे सेल्स हैं वो अपने लिए एनर्जी ATP बना लेंगे, और जो बाकी का बेस्ट वाला हमारा CO2 है वो हमारा ब्लड के अंदर चला जाएगा। देन जो ब्लड हमारा CO2 वाला है वो दोबारा लौट के हमारा इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा से हमारे राइट एट्रियम में जाता है। और यहाँ से हमारे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हमारा राइट
वेंट्रिकल्स में जाता है और उसके बाद यहाँ से जो ब्लड है वो हमारा इधर चला जाता है दोबारा कहाँ पे, हमारा लंग्स के अंदर में। और ये जो जा रहा है ये CO2 वाला जा रहा है और लंग्स क्या करेगा, CO2 को बाहर निकालेगा, O2 को अंदर लेगा और उसके बाद दोबारा ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। तो इस तरह हमारा ब्लड ऑल ओवर द बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। अब बीच में जब बॉडी में जाएगा यही हमारे किडनी के पास भी जाता है, इधर ही हमारे लंग्स के पास भी जाता है। तो ये सब थोड़ा अलग कंसेप्ट है, पर ऐसे हमारा पूरा ब्लड घूमता रहता है। तो ये एक तरह से हमारा हीमोडायनामिक वाला पार्ट होता है। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो आके धड़क कैसे रहा है, यानी कि पंप कैसे कर रहा है। तो हार्ट को हमारा क्या करना होता है, ब्लड पंप करने के लिए दो काम करता है। एक हमारा करता है वो कॉन्ट्रैक्शन, एक करता है रिलैक्सेशन। तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट, तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पहले ही ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर नीचे ब्लड जाएगा, नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब ब्लड बाहर निकलता है। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये हमारे पिचक रहे होते हैं, यानी कि दब रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हम यहाँ पे सिस्टोल कंडीशन बोल देते हैं। और उसके बाद ये बाद में डायस्टोल होते हैं, यानी कि रिलैक्स होते हैं। जब जो ब्लड हमारा दोबारा इसमें आके फिलिंग होता है उसको हम यहाँ पे डायस्टोल बोल देते हैं। तो ये पूरा फंडा हो गया, यानी कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स होता है, इनकी वजह से चलता है। और ये करने के लिए हमारे हार्ट को जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके लिए हमारे यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। और आपने ये सुना होगा ऐसे नोड हमारा पूरा पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है जो पूरे इसको बनाता है। ऐसे नोड के अलावा हमारे यहाँ पे AB नोड आता है। उसके बाद हमारे बीच में बंडल ऑफ फेस आते हैं और उसके बाद हमारे परकिंजे फाइबर होते हैं। इन सबसे हमारा क्या होता है, पूरा हार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाकी देखो जब ये हमारा ब्लड यहाँ पे भेज रहा होता है, अभी मैं सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्वेश्चनों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो जब ये हमारा इधर भेज रहा होता है मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ब्लड वेसल्स के अंदर जब हमारा ब्लड बहेगा, मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड बह रहा है, तो कुछ यहाँ पे प्रेशर लगाता है जिसको हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। तो जब हमारा ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि जब ऐसे प्रेशर के साथ इसको ब्लड को भेजता है, तब हमारा प्रेशर ज्यादा होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं और हमारा प्रेशर होता है 120। और जब ये हमारा रिलैक्स होता है, यानी कि जब हार्ट केवल फूल रहा है, उसके अंदर ब्लड आ रहा है, उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। और इस तरह हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल बनता है 120/80 mmHg, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब इसके बाद ये अगर इससे ज्यादा होता है तो लेवल बढ़ता जा रहा है, हाइपरटेंशन 1 2 3 ऐसे करके हमारा सीवर्ड हाइपरटेंशन पहुंच जाता है अगर 140/100 से ऊपर हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, हीमोडायनामिक देख लिया, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी देख लिया। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमारा बेसिक फंडा क्या था कि जो हमारा हार्ट है इसको ब्लड को पंप करना होता है यहाँ पे, तो ये पंप करने में असमर्थ हो जाता है, यानी कि इनएबिलिटी ऑफ ब्लड हार्ट टू पंप ब्लड, यानी कि वो यहाँ नहीं कर पाता। रीजन वही हो सकता है, या तो हमारे यहाँ पे ये एकदम कंजेशन यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड भर जाता है, इधर उधर हर तरफ भर गया, या हो सकता है जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं जो इसको पूरा ऐसे कॉन्टैक्ट करती हैं वो काम नहीं कर रही हैं, या हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्शन था हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये हमारा CHF था, इसको ट्रीट करने के लिए ड्रग के बारे में बात करते हैं। एंटी हाइपरटेंशन मैंने आपको बता दिया कि ये ब्लड के जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर रहता है उसको हम यहाँ ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो ये हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए दवाई हमारी एंटी हाइपरटेंशन आ जाती है। एंटी एंजाइना क्या होता है, हमारे जो हार्ट है मसल्स है इसमें क्या कि जो हमारा हार्ट है इसको भी तो भाई ब्लड चाहिए होता है। तो जो हमारा हार्ट की मसल्स है इनको अगर ब्लड नहीं मिल पाता है तो उसको हम यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन बोलते हैं। और इस टाइम क्या होगा, हमारी जब हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा। इससे हमारी पूरी लेफ्ट साइड में पेन होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और इसी को हम इस्केमिक चेस्ट पेन बोलते हैं, यानी कि ब्लड की कमी हुई तो ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि ब्लड हमारा ऑक्सीजन से जाता है, तो ये इस्केमिक चेस्ट पेन हो गया। और इसी कंडीशन से हमारा एंजाइना हमें देखने को मिलता है। एंटी एरिथमिया क्या होता है, जो मैंने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी फंडा बताया था कि हमारा हार्ट धड़कता है, यहाँ कॉन्टैक्ट होता है, रिलैक्स हो रहा है, तो एक पंप यानी कि एक सिंपल उससे होता है। यानी कि अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मान लो कि लगभग पूरे साइकिल को यानी कि डायस्टोलिक डायस्टोलिक ये पूरा करने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। सिंपल एग्जाम्पल समझना। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 72 टाइम्स निकल के आता है। और इसी से हमारा एक एवरेज निकलता है कि जो हमारा दिल है वो दिन पूरे मतलब इसमें 1 मिनट के अंदर में 72 बार धड़कता है। अब ये हमारा ऐसा नहीं है हर किसी का नॉर्मल हो, क्योंकि भाई कभी सुस्त है मान लो, कभी रिलैक्स है, कभी तेज चौड़ रहे हैं, तो ये हमारा कम ज्यादा होता रहता है। तो एक रेंज बना दी हमारी 60 से लेके 100 के बीच। अगर 60 से कम होगा तो वो हमारा ब्रेडिकार्डिया हो गया, 60 से ज्यादा होगा 100 से ज्यादा होगा तो हमारा टैकीकार्डिया हो गया। और ये ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया कंडीशन मिला के हमारी अरिथमिया वाली कंडीशन हो जाती है, यानी कि जो हमारा हार्ट रेट है वो अब नॉर्मल है, यानी कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और एंटी हाइपरलिपिडीमिया में क्या है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, मान लो यहाँ यहाँ कहीं पे प्लेग इकट्ठा हो जाता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं या हाई लिपिड कंटेंट होते हैं, इससे क्या होता है जो ब्लड हमारा बहेगा उसको अब यहाँ पे रोक टोक लग गई, तो इससे क्या है ब्लड प्रॉपर नहीं बह पाता है। तो एक तो हमारा BP बढ़ सकता है, ऊपर ब्लड वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा, यानी कि ब्लड अच्छे से पूरा नहीं पहुंचेगा। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन वगैरह कम हो जाएगी, तो भारी नुकसान है। और अगर ये एंटी हाइपरलिपिडीमिया अगर हमारे यहाँ हार्ट की मसल्स में हो गया तो हार्ट डैमेज भी हो सकता है। और ये सारी बीमारी से क्या हो सकता है, हमारा हार्ट डैमेज तक, हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो अब देखा जाए तो आपने लगभग पूरी यूनिट का एक ब्रीफ इंट्रो जान लिया। अब फटाफट से जो है हम इसके क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। तो अब अगर यहाँ क्वेश्चनों के बारे में बात करें, देखो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चन है वो पॉसिबल आपके 2 मार्क क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन साथ में प्रीवियस ईयर वाले भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसका भी फायदा होगा आपको। बाकी कुछ अजीब से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो एक आध बार आ सकते हैं, तो यहाँ सारा का सारा इंक्लूड किया गया है। आपका पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड क्लासिफाई इट ड्रग। तो कंजेस्टिव हार्ट
हार्ट फेलियर मैंने जान लिया कि ये हमारी ऐसी कंडीशन है जब जो हमारा हार्ट होता है वो प्रॉपर यानी कि एनेबल होता है ब्लड को पंप करने के लिए, और यही कंडीशन हमारी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाती है। यानी कि इट इज अ कंडीशन इन विच हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड एफिशिएंटली टू मीट द बॉडी नीड, यानी कि जो हमारी बॉडी को चाहिए उतना हमारा हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। तो वही मान सकते हो कि मान लो ये हार्ट है, ये ऑक्सीजन के बाद ब्लड पहुंचा रहा है, अब ये ब्लड के थ्रू पहुंचाता है, तो अगर ब्लड कम होगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और यही कंडीशन हमारी सीएचएफ, और यही आगे जाके अगर मान लो दिक्कत रहती है तो ये हमारे हार्ट फेल कर सकती है, हार्ट अटैक वगैरह लेके आ सकती है। ठीक है, अब इसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ड्रग है, तो प्राइमरी हमारे जो ड्रग होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग, यानी कि इनका सिंपली काम क्या होता है, आइनोट्रोपिक वर्ड होते हैं जो हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को संभालती है। नेगेटिव मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रही है, पॉजिटिव मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये हमारे क्या करेंगे, हार्ट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जिस फोर्स से हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड को बाहर भेजता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, उसी फोर्स को ये बढ़ा देते हैं। और अगर वो फोर्स बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड हार्ट है वो यहाँ पे बार बार पंप करेगा, और जब पंप करेगा तो ब्लड हमारा बाहर जो है निकलने लग जाएगा। इसी को हम यहाँ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक या फिर डिजॉक्सिन या डीविटामिन का मैकेनिज्म बोल सकते हैं, और ये हमारा ड्रग हो गया। इसके अलावा हमारा डायूरेटिक आता है, तो डायूरेटिक सिंपली हमारा फ्यूरासामाइड हो गया, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड हो गया, आगे बढ़ेंगे। देन हमारे एसी इनहिबिटर्स आते हैं, कैप्टोप्रिल हो गया, इनालेप्रिल हो गया। देन हमारे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, ये मेटोप्रोलोल हो गया, विजोप्रोलोल हो गया। देन हमारा वेजोडाइलेट्स हो गया, इसमें हमारे हाइड्रोजेलिन हो गया, नाइट्रिक्स हो गए। तो इन सब में बेसिकली क्या हो रहा है कि ये हमारे ब्लड वेसल्स इनको थोड़ा डायलेट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ब्लड को रास्ता थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो ब्लड हमारा आराम से बाहर निकल सकता है। ये थोड़ा फंडा यहाँ काम कर जाता है। बाकी हर ड्रग का अपना अपना थोड़ा अलग काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीएचएफ के बारे में, और इसमें मेन जो था वो हमारा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक वाला था। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन एंड राइट इज टू यूज, यानी कि ये जो हमारा डिजॉक्सिन था सीएचएफ में, ये अपना काम आखिर कैसे करता है। देखो डिजॉक्सिन का सिंपली फंडा क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उनके अंदर बहुत सारी पंप और ये सब अलग अलग चीजें प्रेजेंट है, और मैंने क्या बोला, हर ड्रग अपने तरह से काम करता है, वो अपना पार्ट चूज कर लेता है। तो यहाँ पे डिजॉक्सिन क्या करता है कि यहाँ पे एक हमारी पंप होती है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप कार्डियक सेल के ऊपर, वो इसको जाके ब्लॉक कर देगा। और इसका काम क्या होता है कि सोडियम हमारा बाहर निकलता है और पोटेशियम अंदर आता है, तो ये इसको जब बंद कर देगा तो सोडियम हमारा बाहर नहीं जा पाएगा, और जब सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ इंट्रासेलुलर सोडियम का अमाउंट भरने लगेगा। अब यहाँ पे ना एक हमारा एक्सचेंजर होता है, एक्सचेंजर यहाँ पे होता है सोडियम कैल्शियम का, ये एक तरह से बैलेंस बनाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि सोडियम हमारे बाहर जा रहे होते हैं तो सोडियम की कमी ना हो जाए, इसलिए यहाँ से सोडियम हमारे अंदर आते हैं और कैल्शियम हमारे बाहर जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि जैसे ही बॉडी के अंदर यहाँ पे हमारे सेल के अंदर यहाँ पे सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जो एक्सचेंजर है वो अपनी एक्टिविटी को रोक देता है या फिर बदल सकता है, क्योंकि वो एक्सचेंजर है। तो यहाँ पे जैसे ये ब्लॉक हो जाएगी, तो अब ब्लॉक होने से क्या होगा कि सोडियम जो हमारा अंदर आ रहा था वो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट था। लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि जो कैल्शियम हमारा बाहर जा रहा था वो कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा, और अगर कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा तो कैल्शियम हमारा सेल के अंदर आएगा। और ये फंडा मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा एक एक्टिन मायोसिन करके पूरे सेल्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, इस तरह पूरे के पूरे, और इनमें यहाँ पे ये पूरा दिख रहा होगा, और बीच में यहाँ पे ये पूरा होता है, और इनमें इस तरह के खांचे होते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे ट्रोपोनिन सी नाम के रिसेप्टर होते हैं, तो यहाँ पे जब कैल्शियम हमारे जाके बाइंड होता है तब ये हमारे अटैच होते हैं, और अटैच होते हैं तब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब ये जो सेल है ये देखो इस तरह के हो जाएंगे, ये मान के चलो ये इस तरह पूरे पूरे चिपक जाते हैं, और ये हमारा इस तरह हो गया, तो ये चिपक गया। तो ये हमारी कंडीशन रिलैक्सेशन वाली होती है, और ये कंडीशन हमारी कॉन्ट्रैक्शन वाली होती है। और ये हमारी कंडीशन कब आती है, कैल्शियम की वजह से आती है। और कैल्शियम जब यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, तो ये कंडीशन हमारी आएगी कॉन्ट्रैक्शन वाली, और इससे क्या होगा, हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। और हम यहाँ क्या जा रहे थे कि हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़े, जिससे जो हार्ट हमारा ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा था वो अच्छे से पंप करे। तो इस तरह ये हमारे काम करते हैं, और इसीलिए ये काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, क्योंकि अच्छे से काम करते हैं। अब यूजेज दो देखे जाए तो ये हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का वर्ड ही हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। देन ये हमारे वेंट्रिकुलर रेट को भी थोड़ा कम कर सकते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज है। बाकी डिजॉक्सिन जो है वो हमारा सीएचएफ के केस में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा हो गया पूरा पूरा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड हमारा आता है राइट साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड एक्सप्लेन व्हाई डायूरेटिक आर को एडमिनिस्टर्ड इन सीएचएफ। अब देखो डिजॉक्सिन फायदेमंद तो है, लेकिन ये नुकसानदायक माने जाता है, यानी कि इसकी टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि डायूरेटिक को हम साथ में दे सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर ऐसा करते क्यों है। ये क्वेश्चन भी कई बार ऐसे आ जाते हैं, ये थोड़े रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं कि आपको कोई रीजन बताना होता है। तो यहाँ पे अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी देख रहा है, ये एडीआर हो गया, यानी कि एडवर्ड ड्रग रिएक्शन हो गया। ये बहुत बार आते हैं, हर किसी के आ सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली नोजिया वॉमिटिंग तो हो सकता है, ये तो बेसिक हो गए, लेकिन इसके अलावा एनोरेक्सिया हो सकता है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, यानी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग काम कर सकता है कि जो हमारा हार्ट यहाँ पे कम काम करता है, जो बहुत ज्यादा तेज धड़क सकता है, और इससे क्या होगा कि हो सकता है हमें अरिथमिया हो जाए, यानी कि टैकीकार्डिया हो सकता है, जो हमारा हार्ट जरूरत से ज्यादा पंप करने लगता है। इसके अलावा विजुअल डिस्टर्बेंस
डिस्टर्बेंस हमको थोड़ी देखने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा हाइपोकैलेमिया हो सकता है, यानी कि हमारे इसके अंदर पोटेशियम की कमी हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा था, जो हमारा पंप था यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ये था, तो इसमें क्या हो गया कि पोटेशियम हमारा अंदर आना बंद हो गया, तो इससे हमें पोटेशियम की कमी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे इसके नुकसान हो गए। तो हमने ये तो देख लिया कि भाई हमारा यहाँ पे जो डिजॉक्सिन है वो काफी ज्यादा नुकसान करता है, इसीलिए हम यहाँ पे डायूरेटिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें डिजॉक्सिन का लेवल ना बढ़ाना पड़े और हमारा बैलेंस बन जाए। तो डायूरेटिक एक्चुअल में क्या करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, प्री लोड को कम कर देते हैं। तो एक बार मैं आपको प्री लोड क्लियर करता हूँ, देन आपको ये वाला फंडा बताता हूँ। अब देखो प्री लोड और आफ्टर लोड क्या होता है, जैसे हमने ये देख लिया कि ये हमारा हार्ट है और हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो दो काम इसमें चल रहे थे, एक था हमारा सिस्टोलिक वाला, एक था डायस्टोलिक वाला। सिस्टोलिक वो कंडीशन थी जब हमारा हार्ट क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यानी कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर निकाल रहा था। लेकिन डायस्टोलिक कंडीशन हमारी एक रिलैक्सेशन वाली कंडीशन थी। रिलैक्सेशन मतलब क्या है, हार्ट हमारा यहाँ पे जो सिकड़ा हुआ था वो ऐसे करके पूरा फैल रहा था और उसमें ब्लड हमारा भर रहा था। तो यही जो कंडीशन है इसी को हम यहाँ पे प्री लोड बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या, मान लो आप लोग बंदूक चला रहे हो, तो बंदूक चलाने में क्या बोलते हैं कि भाई इसमें लोड करके रखा है कि नहीं रखा, यानी कि प्री लोड, यानी कि आपने इसमें अपनी गोलियां डालनी कि नहीं डालनी। वही होता है कि हमारा जो हार्ट है वो किसी को पंप करेगा, उससे पहले उसके अंदर ब्लड भर लिया कि नहीं भर लिया, वही कंडीशन हमारी प्री लोड कहलाती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ से ये पूरा ब्लड आ रहा है, ये हमारा वीनस रिटर्न इसको बोलते हैं, यानी कि जो CO2 वाला ब्लड हमारा लौट के आता है उसको वीनस रिटर्न बोलते हैं। ये हमारा यहाँ से आएगा राइट एट्रियम में, यहाँ से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद ये हमारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, इधर जाएगा। तो जब इधर ये जा रहा है तो इधर पूरा जब ब्लड हमारा भर रहा होता है हार्ट के अंदर में, उसी को हम यहाँ पे प्री लोड बोल देते हैं। और आपको बताया कि अब CHF में क्या होगा कि भाई अगर यहाँ पे ऑलरेडी हमारा फंसा हुआ है ब्लड जो बाहर पंप नहीं हो पा रहा है, अब ऊपर से अगर और ब्लड आ जाएगा, तो यहाँ पे जब पंप नहीं हो पा रहा है ऊपर से और आएगा, तो ये पूरा कंडीशन हमारा कंजेशन कहलाता है, इसीलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलेंगे। और अगर ऐसा होता है तो हार्ट फेल होने का रिस्क होता है, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा लेवल होने लगता है। इसीलिए हमारा ये होता है कि जब तक ये हमारा कॉन्टैक्ट हो रहा है हम इस प्री लोड को थोड़ा रोक सके, और इस प्री लोड को रोकने के लिए हमारा यहाँ पे इस्तेमाल होता है डायूरेटिक। यानी कि डायूरेटिक क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है प्री लोड को। कैसे करेगा, डायूरेटिक का सिंपली काम क्या होता है, ये हमारे यूरिनेशन को बढ़ा देगा। इसका फायदा क्या होगा, जो एक्सेस वाला ब्लड है, फ्लूइड है, वो हमारा बॉडी से बाहर चला जाएगा, और जब बॉडी से बाहर जाएगा तो यहाँ पे जो ब्लड लौट के आ रहा था इसका लेवल थोड़ा कम होगा, और जब लेवल कम होगा तो यहाँ पे प्री लोड कम हो जाएगा, तो हमारे हार्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम बनेगा। इसी से ये हमारे पल्मोनरी सिस्टमिक कंजेशन को, इन सबको हमारा हेल्प करता है। इसके अलावा जो लूप डायूरेटिक हमारे फ्यूरोसमाइड हो गए, ये रैपिड रिलीफ देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मतलब ये है कि ये रैपिड रिलीफ देते हैं, क्योंकि ये भी हमारे बहुत अच्छे से यहाँ पे प्री लोड को कम करेंगे, फ्लूइड को बाहर निकाल के। लेकिन ये हाइपोकैलेमिया भी कर सकते हैं, ये भी नुकसान है जो ऑलरेडी हमारा डिजॉक्सिन कर रहा था। तो देखो हर चीज के फायदे और नुकसान हमारे होते हैं, बट डायूरेटिक क्यों यूज करते हैं ये मैंने बता दिया कि हमारे प्री लोड को कम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन प्री लोड एंड आफ्टर लोड। तो प्री लोड मैंने आपको बता दिया। आफ्टर लोड क्या होता है कि हमारा मान लो जो हार्ट है उसके अंदर पूरा पूरा ब्लड भर गया, अब जो हार्ट है वो क्या करेगा, पंप करेगा। तो जब पंप करेगा तो आगे इसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्टा या बाकी के ब्लड वेसल्स में ब्लड को भेजना पड़ेगा। तो जब इनमें ब्लड को भेजता है तो यहाँ पे जो ऑर्टा है या बाकी के ब्लड वेसल्स है ये इसको अपोज करेंगे, क्योंकि भाई इतनी भी बड़ी नहीं होती ब्लड वेसल। जब ब्लड आएगा तो भाई क्या करेंगे, इसमें भाई लिमिटेड ही जाएगा, तो इसको अपोज करते हैं। तो यहाँ पे जब ये ब्लड को भेज रहे होते हैं और ये अपोज कर रहे होते हैं, तो जितना ये अगेंस्ट यानी कि अपोज होता है उसी को हम आफ्टर लोड बोल देते हैं। यानी कि आफ्टर लोड सिंपली क्या है, एक रेजिस्टेंस होता है जो हमारे किसी भी ब्लड को भेजने में, मतलब जो दिक्कत हमारी होती है उसी को हम यहाँ पे आफ्टर लोड बोल देते हैं। यानी कि इट इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट विद द वेंट्रिकल पंप, यानी कि जो हमारे वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में अगर कोई यहाँ पे फोर्स लग रहा है जो इस ब्लड को रोक रहा है, वही हमारे यहाँ पे क्या कहलाते हैं, आफ्टर लोड कहलाते हैं। यानी कि ब्लड पंप करने में कोई मुश्किल हो रही है, वही हमारे यहाँ पे आफ्टर लोड कहलाता है। तो अगर कोई आफ्टर लोड को कम कर देगा तो ब्लड पंप करने में दिक्कत खत्म हो गई, अगर कोई प्री लोड को कम कर देगा तो हार्ट में जो बहुत ज्यादा ब्लड भर रहा था वो कम हो गई। तो इन दोनों से हमारा जो हार्ट है वो मतलब ठीक होता है। तो ये दोनों कंडीशन को रिड्यूस करना ही मेन वो होता है। तो अगर किसी का प्री लोड बढ़ता है तो ये पल्मोनरी या सिस्टमिक कंजेशन को और ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे लोड बढ़ गया तो जो लंग्स है वो यहाँ ब्लड भेजता है तो लंग्स नहीं भेज पाएगा, जो बॉडी भेजती है वो नहीं भेज पाएगी, तो इससे बॉडी और लंग्स में बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा होने लगेगा और इसी को हम एडिमा या फिर पल्मोनरी सिस्टमिक कंजेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ड्रग हमारा आता है नाइट्रोग्लिसरीन जो हमारे प्री लोड को रिड्यूस कर सकता है। तो ये हो गया हमारा प्री लोड एंड आफ्टर लोड के बारे में। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसी इनहिबिटर्स के बारे में। तो देखो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग सिंपली हमारे वो ड्रग हो गए जो हमारे हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हाइपरटेंशन क्या एक्चुअल में जो प्रेशर हमारे इस वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे लगता है वही हमारा हाइपरटेंशन प्रेशर होता है और ये हमारा ब्लड के द्वारा लगाया जाता है। अब ये जितना ज्यादा होता है यानी कि मान लो नॉर्मल लेवल हमारा 120/80 mmHg होता है, अगर इससे ज्यादा होगा तो वो कंडीशन हमारी हाइपरटेंशन वाली कहलाती है। यही हमारा हाइपरटेंशन है। अब इसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो क्लासिफिकेशन आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो जो हमारे एंटी हाइपरटेंशन है इसमें बेसिकली सबसे प्राइमरी हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं
एसी इनहिबिटर्स। अब इसके अंदर हमारे इनालिप्रिल आते हैं, रेमिप्रिल आते हैं, फिर हमारे आते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, क्योंकि एंजियोटेंसिन ही हमारा आगे जाके सब काम करता है। इसको ब्लॉक कर दें तो हमारा सारा खेल रुक जाता है। जैसे हमारा लोजार्टन हो गया, फिर हमारा बीटा ब्लॉकर आता है, इसमें हमारा एटिनॉल हो गया, मेटोप्रोल हो गया, फिर हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, इसमें हमारा एम्लोडिपन हो गया, बेरापेमिल हो गया, फिर हमारे वेजोडाइलेटर्स आते हैं, ये हमारे हाइड्रोजलिन या मिनॉक्सिडिल हो गया। अब इन सब के अलावा हमारे डायूरेटिक भी आते हैं जो हमारे एज यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह काम करते हैं। इसमें हमारा थायराइड हो गया या लूप डायूरेटिक हो गया। अब ये काम कैसे करता है, तो हमने पहले क्या देखा कि डायूरेटिक क्या करते हैं, हमारे एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो मान लो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे ये कंजेशन चल रहा है, यानी कि मान लो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लड हाइपरटेंशन चल रहा है, तो अगर इसमें हमारा ब्लड का लेवल बढ़ेगा तो भाई दिक्कत होगी। तो डायूरेटिक क्या करते हैं, ब्लड के लेवल को कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, उसी कॉन्ट्रैक्शन में हमारा ब्लड नॉर्मल हो जाता है, तो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सबका भी काम है, हम एक एक करके सभी को देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसी इनहिबिटर। तो देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, हम जानते हैं कि एक हमारे यहाँ पे एंजियोटेंसिन होता है, उससे एंजियोटेंसिन वन आया, और एंजियोटेंसिन वन से हमारा बनता है एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है। यानी कि नॉर्मली एंजियोटेंसिनोजेन है, उससे हमारा एंजियोटेंसिन बन आ रहा है, उसके बाद हमारा ये बन रहा है, और इसको बनाने के लिए हमारा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है एसी, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। उसके बाद जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये आगे जाके वेजोडाइलेशन करता है, फिर ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा, उसके बाद आगे जाके सोडियम इनकी रिटर्न, ये सब बहुत सारे काम कराता है। तो अब यहाँ पे क्या करता है कि जो एसी इनहिबिटर्स है वो इसको ब्लॉक कर देगा। अब जैसे ही ब्लॉक होगा तो जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड है ये बनना कम हो जाएगा, और जैसे ये बनना कम हो जाएगा तो जो वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहा था वो हमारा वेजोडाइलेशन होने लगेगी, और इसकी वजह से जो एल्डोस्टेरोन की रिलीज हमारी हो रही थी वो यहाँ पे कम हो जाएगी। और जब बेजो डायलेशन होगी, यहाँ पे सिंपली मान लो कि ये है, अगर इसको हम और डायलेट कर देंगे, इसको डायलेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ब्लड का लेवल नॉर्मल, तो हमारा बीपी कम हो जाएगा। और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम और हाइड्रोजन इनकी यहाँ पे क्या सॉरी पानी की क्या करेगा, रिटेंशन कम करेगा। तो इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे मतलब रिटेंशन कम का मतलब क्या है कि बॉडी से बाहर ज्यादा निकाल रहा है, ब्लड के अंदर कम रोक रहा है, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो हमारा कम होगा। और जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो वही मैंने बोला कि ब्लड अगर कम हो जाएगा तो ब्लड वेसल में प्रेशर इतना ज्यादा नहीं लगेगा, और इन सबसे हमारा प्री लोड आफ्टर लोड कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, और इस तरह ही हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में अपना हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसी इनहिबिटर। बाकी एक बार आता है कि एडवर्स इफेक्ट बताओ आप एसी इनहिबिटर के, तो मेन हमारा यही होता है कि ये ड्राई कफ कॉज करता है, यानी कि सूखी खांसी। इसके अलावा हाइपर कैलेमिया हो गया, यानी कि यहाँ पे पोटेशियम की एक तरह से ज्यादा हो गया, फिर हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी कि ज्यादा अगर दे दोगे तो हाइपोटेंशन भी हो सकता है, देन एंजियो एडिमा हो सकता है, ये थोड़ा रेयर हमारा होता है। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ही हमारा ड्राई कफ करता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि कैसे करता है, तो यहाँ पे जो एसी इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर से ब्रेडिकाइनिन को, सब्सटेंस पी को, और जो ब्रेडिकाइनिन है वो जब यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये हमारे एयर वे यानी कि जो हमारी सांस नली है वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो ये इरिटेशन कॉज करेगा, और वहां से ये कफ रिफ्लेक्स यानी कि खांसी को कॉज करेगा, और इसकी वजह से ड्राई कफ होता है। तो एक आध बार ये भी आ जाता है कि जैसे मान लो एसी इनहिबिटर्स हैं तो वो आके ड्राई कफ कॉज कैसे करते हैं, तो एक आध इतने अंदर का फंडा भी आ जाता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासीफाई बीटा ब्लॉकर्स एंड एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन हाइपरटेंशन या एंजाइना। हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे बीटा ब्लॉकर्स भी आते हैं, तो ये आखिर हमारे हाइपरटेंशन या बाकियों में काम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो ये है कि कोई एक ड्रग है तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बीमारी ठीक कर रहा है, मल्टीपल चीजों में हमारा काम आता है। जैसे बीटा ब्लॉकर है वो हाइपरटेंशन में भी हेल्पफुल है, एंजाइना में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा और भी ड्रग है, जैसे हमारा बेजोडाइलेटर्स है, तो बेजोडाइलेटर्स हमारे जो आ रहे हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ रहे हैं, ये हमारे हाइपरटेंशन एंजाइना दोनों में हेल्पफुल है। तो इस तरह काफी ड्रग हमारे सिमिलर भी रहते हैं। तो जो बीटा ब्लॉकर होता है एक टाइप ऑफ मेडिकेशन है जो हमारा क्या करता है, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का इफेक्ट को ब्लॉक करता है, बेसिकली करता है, लेकिन मेनली इसका काम क्या होता है, ये ब्लॉक करता है हमारे बीटा के रिसेप्टर को। ठीक है, अब इसका मेनली काम क्या होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करते हैं, एंजाइना में इस्तेमाल करते हैं, और पोस्ट हार्ट अटैक में इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल हमारे प्रोपेनॉल हो गया, एटिनॉल हो गया। अब क्लासिफिकेशन देखिए था, बाद में मैकेनिज्म भी समझ लेंगे। तो इसमें एक हमारे आते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इसमें क्या होता है, देखो बीटा के एक हमारा बीटा 1 होता है, एक हमारा बीटा 2 होता है। तो नॉन सिलेक्टिव क्या होता है, ये दोनों में से किसी भी रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक कर सकता है। तो ये हमारे प्रोपेनॉल हो गया, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर सकता है। देन हमारा आता है कार्डियो सिलेक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे क्या बीटा 1 ब्लॉकर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बीटा 1 को जाके ब्लॉक करेंगे। इसमें हमारा एटिनॉल हो गया, मेटोप्रोलोल हो गया। फिर एक हमारा होता है बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे ये दूसरे यानी कि अल्फा 2 को ब्लॉक करेंगे, सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी भी देते हैं, हमारा पिंडोल हो गया। फिर हमारा आता है विद अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, यानी कि इनके पास क्या बीटा ब्लॉकर है लेकिन थोड़ी बहुत अल्फा को ब्लॉक करने की भी एक्टिविटी होती है, अल्फा रिसेप्टर को। तो ये हमारे होते हैं विद अल्फा ब्लॉकर। आप लोग चाहो तो केवल इन दोनों को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया कार्बिडोल या लेविटोल हो गया। अब हम जानते हैं मेन
एक्सप्लेन मैकेनिज्म, यानी कि ये हमारे हाइपरटेंशन या एंजाइना को कैसे ट्रीट करते हैं। तो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये मेनली क्या करेंगे, ये जो हमारे बीटा आपको दिख रहा होगा बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर, इनको जाके ब्लॉक कर देगा। और जैसे ही ब्लॉक होगा तो आपको पता है कि जो हमारा बीटा वाला सिस्टम है ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली हमारे जो एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन होता है ये जाके बाइंड करते हैं। और इन सब का काम क्या होता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाना होता है, हमारे बीपी को बढ़ाना होता है, ओवरऑल हमारी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो जब बीटा ब्लॉकर इनको जाके ब्लॉक कर देंगे तो अब क्या होगा, हमारा हार्ट रेट जो बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिविटी कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। और इन सब की वजह से हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो अल्टीमेटली यहाँ पे कम हो जाएगा। एक और काम क्या करता है, डायरेक्टली ये वेज़ोडाइलेशन करेंगे, वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को कम करेगा। इसके अलावा ये एक काम और करते हैं, जब ये इन सबको कम कर देंगे, यानी कि जो हमारा हार्ट है उसका एक तरह से लोड इन्होंने कम कर दिया। जब हमारे हार्ट का लोड कम हो जाएगा तो हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड हमारी कम हो जाएगी। जो मैंने एंजाइना में बोला था कि एंजाइना में क्या है, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इस तरह से पेन वगैरह होने लगता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी एंजाइना में भी ये हमारा हेल्पफुल रहता है। इन सब के अलावा ये रेनिन के रिलीज को भी कम करेगा, जो रास सिस्टम में हेल्पफुल है और बीपी को कम करता है। अब भाई रास की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइए आपको आता है या नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सिस्टम होता है। देन एग्जांपल और देख लो, जैसे हमारा मेटोप्रोलोल है वो हमारा क्रोनिक स्टेबल एंजाइना एंड हाइपरटेंशन दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के एक आध एग्जाम्पल वही मैं बोल रहा था, 2 नंबर में आएगा, एग्जाम्पल लिख सकते हो। बाकी देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे इतना 2 नंबर में नहीं लिख के आना होता है, यानी कि देखो या तो बीटा ब्लॉकर को आएगा तो ये 2 नंबर में हो गया, या आपका क्लासिफिकेशन आएगा तो ये 2 नंबर में हो गया, या आपका केवल मैकेनिज्म एक्शन आएगा तो ये 2 नंबर में हो गया। तो देखा जाए तो यहाँ पे 6 नंबर का पार्ट मैंने आपके लिए कवर कर दिया, इसीलिए बोल रहा था कि 2 मार्क्स वाला आपका लॉन्ग में भी रिवीजन करता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेट। तो यहाँ पे एंटी एंजाइनल के बारे में बताना है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एंजाइना क्या होता है। तो दीज आर दोज ड्रग व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस या फिर एंजाइना, यानी कि हमारी एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज में हमारी हेल्प करता है, यानी कि कंडीशन है, इसको हम इस्कीमिक चेस्ट पेन भी बोल देते हैं। ये क्या है कि एक तरह से हमारे हार्ट में क्या है, सीवर चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि मान लो ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट की जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें हमारा ब्लड कम पहुंच रहा है, यानी कि जो हार्ट की मसल्स हैं इनके पास ऑक्सीजन की डिमांड कम, ऑक्सीजन कम मिलता है, ब्लड कम मिलता है, और एक तरह से देखा जाए तो डिमांड हमारी ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या है कि हार्ट हमारा अपने काम को प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, और उस चक्कर में हार्ट में एक पेन होना हमारा शुरू हो जाता है, और इसी को हम यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस बोल सकते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक सीवर चेस्ट पेन होता है जो इम्बैलेंस की वजह से होता है ऑक्सीजन की सप्लाई में और ऑक्सीजन की डिमांड में, यानी कि जो हार्ट की मसल्स हैं इनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यही हमारी एंजाइना पेक्टोरिस की शुरुआत होती है। इसलिए इसका नाम इस्कीमिक होता है, क्योंकि इस्कीमिक हमारे ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है हमारी हार्ट मसल्स को। अब ये हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। अब ये 3 टाइप का होता है, एक हमारा होता है स्टेबल वाला, एक होता है वेरिएंट वाला, एक होता है अनस्टेबल वाला, और ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेना, कभी ये हमारे आ भी सकते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, बेसिकली इसमें 4 तरह के हमारे ड्रग्स आते हैं। एक आते हैं नाइट्रेट्स, वेज़ोडाइलेटर, ये क्या करेंगे, ये ब्लड वेसल जो हमारा ये होता है इसको बढ़ा देंगे, और जब डायलेट कर देंगे तो ब्लड का जो अमाउंट है वो प्रॉपर मात्रा में हमारे हार्ट के पास पहुंचने लग जाएगा, ब्लड ज्यादा आएगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा आएगा, इस तरह ये काम करते हैं। और ये इमरजेंसी ड्रग है, अगर कभी मान लो किसी को एकदम सीवियर चेस्ट पेन होता है या हार्ट अटैक आने वाला है तो ये आपको सबलिंगुअल दे दी जाती है, इसको हम जीटीएन भी बोलते हैं या नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं। सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखोगे, एकदम इफेक्ट करेगी, डायरेक्टली आपको जान भी बचा सकती है। देन आपका आइसोसॉर्बिक डाइनाइट्रेट भी हमारा इसी का ड्रग है। देन हमारे कुछ बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, हमारा प्रोप्रानोल हो गया, मेटोप्रोलोल हो गया, एथिनॉल हो गया। देन आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, हमारा एम्लोडिपान हो गया, बेरापेमल हो गया, डिल्टियाजेम हो गया। देन आपका कैल्शियम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हो गया, इसमें हमारा निकोटिन हो गया। तो ये सब हमारे जो है एंजाइना पेक्टोरिस में ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट। अब देखो नाइट्रेट हमारे इसी का पार्ट है, तो ये जब जीभ के नीचे लगाते हैं काम कैसे करते हैं, तो ये डायरेक्टली हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे ही हमारा मस्कुलर रिलीज होगा ये हमारे ग्वानिलिक साइक्लेज यानी कि जीसी को एक्टिवेट करेगा, इससे साइक्लिक जीएमपी एक्टिवेट हो जाएगा, और इससे हमारे मायोसिन लाइट चेन की डीफॉस्फोराइलेशन होगी, और इससे हमारी रिलैक्सेशन यहाँ पे कॉज होती है, यानी कि जो हमारे ये ऐसे मैंने आपको दिखाए थे कि बहुत ज्यादा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ पे पेज और हो जाते हैं, जैसे ये हमारे रिलैक्स हो जाते हैं। और जब ये रिलैक्स हमारे हो जाते हैं उसके बाद क्या होगा आपको बताया, वीनो डायलेशन, यानी कि एक तरह से वेज़ोडाइलेशन होगा, हमारे ब्लड प्रेशर डायलेट हो जाएंगे, और जब डायलेट हो जाएंगे तो प्री लोड ये सब कम हो जाएगा, तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, डिमांड हमारी यहाँ पे कम हो जाएगी। और यहाँ पे और फायदा क्या होगा, जब हमारे ये डायलेट हो जाएंगे तो ब्लड ज़्यादा पहुंचेगा, ब्लड ज़्यादा पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा पहुंचेगा, और इस तरह ये हमारे रैपिडली काम करते हैं और रिलीव करते हैं हमारे एंजाइना पेक्टोरिस को। अब इसी के अंदर एक आध पार्ट आ जाता है, जैसे एडीआर ऑफ नाइट्राइट क्या हो सकता है, तो अगर कोई नाइट्राइट ले रहा है तो भाई हेडेक हो सकता है, सर में दर्द, फ्लशिंग, थोड़ा उड़ा उड़ा लग सकता है, पोस्चुरेशन, हाइपरटेंशन, यानी कि कहीं कहीं एक आध जगह पे बॉडी के हाइपरटेंशन हो सकती है, या रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा आपका हार्ट बीट भी बढ़ सकती है। फिर एक होता है एक्सप्लेन नाइट्रेट टॉलरेंस, अगर ये कभी आता है सिंपल आप लिख के आ जाना कि कंटिन्यूस नाइट्रोजन एक्सपोज लेने की वजह से क्या होता है, जो इफेक्टिवनेस होती है हमारी नाइट्रेट्स की वो यहाँ पे डिक्लाइन हो जाती है। वही हिसाब है टॉलरेंस, आप लोग जानते हो कि बार बार किसी को हम ड्रग को खाते रहते हैं तो बाद में वो ड्रग हमारा
हमारा उतने डोज पे इफेक्ट देना बंद कर देता है और इसी को हम नाइट्रेट टॉलरेंस बोल देते हैं, इसी को हम टैकीफाइलैक्सिस भी बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पूरे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफाई एंटी अरिथमिक ड्रग। अब इसमें ना मेनली आपका बोगन विलियम वाला जो क्लासिफिकेशन है वो काफी बार आता है और यहाँ पे स्टैटिन का मैकेनिज्म भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे एंटी अरिथमिक ड्रग बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे वो ड्रग होते हैं जो अरिथमिया वाली कंडीशन को ट्रीट करते हैं। और अरिथमिया को हम कार्डियक अरिथमिया बोलते हैं, यानी कि ये वो कंडीशन है जो हमारे हार्ट रेट है वो प्रॉपर नहीं बीट कर रहा है। जैसे मैंने आपको उस टाइम ही बता दिया था कि हमारे यहाँ पे जो हार्ट रेट है वो नॉर्मली हमारा 72 टाइम है, 60 से 100 की हमने रेट ले लिया। अगर इससे कम है तो ब्रेडिकार्डिया, इससे ज्यादा है तो टैकीकार्डिया, और दोनों कंडीशन को मिला के हम यहाँ पे अरिथमिया बोल देते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए हमारे जो ड्रग्स आते हैं इसमें बेसिकली हमारी 4 क्लासेस आती हैं, क्लास 1, 2, 3, 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 हमारी सोडियम चैनल ब्लॉकर है, लॉन्ग में भी आती है। जैसे इसमें हमारी 3 मतलब 1A, 1B, 1C आती है। तो 1A में हमारा क्विनिडिन हो गया, 1B में हमारा लीडोकैन हो गया, 1C में हमारा फ्लिकेनामाइड हो गया। फिर क्लास 2 में हमारा बीटा ब्लॉकर आता है जिसमें हमारा प्रोपनॉल हो गया। क्लास 3 में हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर आता है, इसमें हमारा सोटालॉल या एम्योडारेन हो गया। और क्लास 4 में हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, हमारा वेरापेमिल या डिल्टियाजिम हो गया। अब यहाँ पे एक हमारा एम्योडारेन का मैकेनिज्म एक्शन आता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का उतर गया है, यहाँ पे आप देख लेना। तो इसमें क्या होता है, ये क्लास 3 वाला, यानी कि ये एक्शन कैसे देता है, क्योंकि इसका आपको पता है सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो भाई नॉर्मली है कि हमारा हार्ट रेट थोड़ा रुक जाता है। बीटा ब्लॉकर भी यही काम करता है और कैल्शियम चैनल भी यही काम करेगा, क्योंकि कैल्शियम हमारा मेन रिस्पॉन्सिबल है इन सबको कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो इन तीनों का आपको बेसिकली पता है। मेन पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम क्या करता है कि जैसे हम पोटेशियम ब्लॉक करेंगे, हमारा जो पोटेशियम जो बॉडी से बाहर जा रहा होता है वो बाहर जाना सेल से कम हो जाता है। इस चक्कर में जो रीपोलराइजेशन है वो हमारा बढ़ जाएगा, एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन हमारा बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो बढ़ जाता है। और रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ने की वजह से क्या होता है कि अब जो बार बार हमारा हार्ट बार बार कॉन्टैक्ट कराता है उसको थोड़ा रिलैक्स यानी कि टाइम मिल जाता है। और इससे हमारी जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या आर्टियल फिब्रिलेशन है, यानी कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या है कि हमारे वेंट्रिकुलर पार्ट बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट करता है जल्दी जल्दी, इवन 200-300 पार हो जाता है। और एट्रियल हमारे एट्रियम करते हैं, ये भी 200-300, तो ये सब थोड़े हमारे रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह हमारी ये ड्रग अपना काम करते हैं सबके बारे में। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में बताना है कि भाई इससे आप लोग क्या समझते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन हाइपरलिपिडेमिया। अब इसमें बेसिकली हमारा एंटी हाइपरलिपिडेमिया ड्रग के बारे में बताना है। और मैकेनिज्म ऑफ स्टैटिन जो ऊपर लिख गया था यहाँ एम्योडारेन वाला है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि हाइपरलिपिडेमिया एक हमारी बॉडी की ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है लिपिड का लेवल हमारा जरूरत से ज्यादा हो जाता है जो हमको नहीं चाहिए। और इसमें लिपिड के अंदर बेसिकली हमारा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड दोनों का लेवल हमारा बढ़ जाता है। और ये लॉन्ग टर्म में जाके हार्ट अटैक तक कॉज कर सकता है, क्योंकि ये इस तरह से हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। तो अगर ये हमारे किसी हार्ट के किसी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है तो ब्लड जो हमारा बहना बंद हो जाएगा और ब्लॉकेज की वजह से डेथ तक हो सकती है। अब ये बेसिकली हमारा हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, CHF हो गया, एंजाइना हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये सब कर सकता है। अब ये बेसिकली हमारा ऑकर होता है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। इसको CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी बोल देते हैं या इस्केमिक हार्ट डिसीज बोल सकते हैं। अब लिपिड में बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, फॉस्फोलिपिड होते हैं और ये सब मिला के हमारे लाइपोप्रोटीन बनते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर ऐसे नॉर्मली नहीं बह सकते क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, ब्लड हमारा वाटर सॉल्युबल है। तो यहाँ पे लाइपोप्रोटीन क्या होते हैं, इसमें लिपिड हमारे होते हैं, यही सारे पार्ट है, लेकिन ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स साथ मिलकर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। और इसमें काइलोमाइक्रोन मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर BLDL हो गया, LDL हो गया, HDL हो गया, इनका लेवल भी आपने देखा होगा। ये थोड़े खराब वाले होते हैं, ये थोड़े अच्छे वाले होते हैं, ये सब आप ऑलरेडी जानते हो। अब इसमें कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हमारे आते हैं स्टैटिन वाले, यानी कि HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। इसमें हमारे लोवास्टैटिन आते हैं, एटोरबास्टिन आता है, फिर बाइल एसिड सिक्वेस्टेंस आते हैं, इसमें हमारे कोलेस्टरमाइन हो गया, कोलेस्टिपॉल हो गया, फिर लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स हो गए, इसको फेवरेट्स भी बोलते हैं, हमारे क्लोफेवरेट हो गए, जेम फेवरेल हो गया, फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स हो गए, इसको हम एजिटिमाइब हो गया। अब एक एक लाइन अगर बात करें, देखो यहाँ पे हमारा इसके बारे में मिल लिया है, स्टैटिन के बारे में डायरेक्टली आता भी है। तो स्टैटिन क्या करता है, ये HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देंगे। और जब इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे कोलेस्ट्रॉल जो बन रहा होता है वो बनना बंद हो जाएगा। और जब देखो कोलेस्ट्रॉल बनना हमारे लीवर आपको पता बनाता है और कोलेस्ट्रॉल को भेजना जरूरी है, जब बनना बंद हो जाएगा तो हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा इस पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लीवर है उसके ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, हमारे LDL रिसेप्टर। तो जैसे ही हमारे हेपेटिक यानी कि लीवर के पास कम हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ये यहाँ पे इनको एक्टिवेट कर देगा। और जब एक्टिवेट कर देगा तो अब यहाँ पे क्या कि यहाँ पे कहीं ना कहीं से हमारा LDL चाहिए होता है। तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ पे LDL का लेवल हमारा ज्यादा होता है, वो हमारे यहाँ से ब्लड से खिंचता हुआ आएगा और यहाँ पे रिसेप्टर आके जुड़ जाएगा। और यहाँ से देन क्या करेगा, लीवर इस यानी कि अंदर ब्लड के अंदर वाले कोलेस्ट्रॉल को लेगा और उसके बाद यहाँ पे बाइल एसिड बनाने के लिए उस कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड के अंदर का कोलेस्ट्रॉल लीवर के पास आएगा, लीवर उससे बाइल एसिड बनाएगा और आगे जाके हमारे क्या है ब्लड के अंदर का ये लेवल कम हो जाएगा। और ऐसे हमारे ये काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है कि अप रेगुलेशन कर दिया LDL रिसेप्टर का, इससे हमारा इंक्रीज हो गया
बढ़ेगा एलडीएल का क्लियरेंस यानी कि ब्लड के अंदर से, और इससे हमारे ब्लड के अंदर का जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ पे लेवल कम हो जाएगा और बाइल एसिड आगे से बनता रहेगा। इस तरह ये हमारे काम करते हैं। आगे भी हमारे इसी तरह काम करते हैं, जैसे हमारा बाइल एसिड सीक्वेंस हो गए, हमारे रेजेंस हो गए, ये क्या करते हैं हमारे बाइल एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो ब्लड के अंदर से दोबारा खींचेगा। तो सारे जो ड्रग है हमारे लगभग इसी तरह अपना काम करते हैं। अब एडीआर अगर देखे जाए स्टैटिन के क्या होते हैं, तो एक हमारी मायोपैथी या मायोसाइटिस हो सकता है। इसका सिंपली मतलब क्या, हमारे मसल्स में कोई इन्फ्लामेशन या कोई ऐसी कंडीशन है जो हमारे मसल्स काम नहीं करेंगे या स्वेलिंग वगैरह आ सकती है। इसके अलावा हमारे लीवर एंजाइम है वो एलिवेट हो सकते हैं, तो हिपेटोटॉक्सिसिटी आपने वो देखे होंगे, एल्कलाइन फॉस्फेट, ये सब चीज़ें, और हमारा पेट भी अपसेट हो सकता है। अब एग्जांपल देखा जाए तो जैसे हमारा एटोरबेस्टिन है जो हमारे स्टैटिन का पार्ट है, वो एलडीएल के लेवल को लोअर करता है और हमारे कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होता है होने के चांस उसको यहाँ पे कम करता है। तो अब अगर देखा जाए तो हमने जो है अपने यूनिट 1 के कंप्लीट यहाँ पे देख लिया है। देखो यूनिट 1 लेंथी थी इसीलिए हमने यहाँ पे ज्यादा पार्ट में इसको कवर किया है, आगे आपका इतना नहीं होगा। तो आई होप अब आपको जो है यूनिट 1 के बारे में कंप्लीट एक आइडिया लग गया होगा। तो अब बारी आती है हमारी यूनिट नंबर 2 की। अब देखो यूनिट नंबर 2 में दो पार्ट आते हैं, पहला हमारा सेम आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाला, दूसरा आता है यूरिनरी सिस्टम वाला। तो अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में यहाँ सिंपली बात करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमारे हार्ट ये सारा फंडा हम ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में देख चुके थे। सिंपली हमारे यहाँ पे 4 टॉपिक आते हैं। पहला आता है ड्रग यूज्ड इन थेरेपी ऑफ शॉक। तो शॉक कंडीशन क्या होती है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी में कहीं चोट लगी या किसी भी रीजन से हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड का लॉस हो गया है, और ब्लड का लॉस होने की वजह से क्या है कि हमारी बॉडी में जब ब्लड की कमी होती है उस कंडीशन को हम यहाँ पे शॉक बोल देते हैं। और आपने देखा होगा जब लोगों के एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ये सब कंडीशन में लोगों की डेथ तक हो जाती है जब ब्लड से ज्यादा वॉल्यूम लॉस हो जाता है ब्लड का, और उसी को हम शॉक कंडीशन बोलते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए। देन हमारे हेमेटनिक्स आते हैं जो ब्लड लेवल को बढ़ाने के लिए होते हैं। देन कोगुलेंट आते हैं, ये ब्लड जैसे मान लो कहीं पे अगर कहीं रप्चर वगैरह हो गया तो ब्लड हमारा ज्यादा बह रहा है, तो ज्यादा बहता है तो क्लॉट बनाने के लिए हमारा हेल्पफुल होता है। और एंटी कोगुलेंट क्या होता है कि कहीं मान लो क्लॉट है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है, क्योंकि देखो कहीं चोट लगी है तो बह रहा है ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमारा हार्ट है, हमने देखा था जैसे मान लो ब्लड वेसल्स है, तो कहीं अगर बीच में क्लॉट बन गया तो हमारे ब्लड का फ्लो रुक सकता है, तो ये भी डेंजर है, इसलिए हम एंटी कोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। देन यहाँ फिब्रिनोलाइटिक क्या आता है, देखो एंटी कोगुलेंट को प्रिवेंट करता है, लेकिन जो बने बनाए क्लॉट है उनको नहीं तोड़ता, उसके लिए हमारा इस्तेमाल होता है फिब्रिनोलाइटिक, यानी कि ये बने बनाए क्लॉट्स को भी तोड़ देता है, जिससे और ज्यादा आसानी हो जाती है। देन एंटी प्लेटलेट क्या करते हैं कि हमारा इनिशियल स्टेप जो कोगुलेशन में होता है वो प्लेटलेट एक्टिवेशन का होता है, तो ये क्या करता है एंटी प्लेटलेट ड्रग हमारे उस प्लेटलेट को रोक देते हैं, इससे हमारे यहाँ पे कोगुलेशन नहीं होगा। यानी कि देखा जाए आपका यहाँ पे अगर सिंपली आप बता दूं, बाकी एक प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर आता है, मान लो शॉक कंडीशन में कि जब ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा तो ये हमारे ब्लड में क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, इसको प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर बोलते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए शॉक हमारे ब्लड का लॉस हो गया, ब्लड के लॉस को ठीक कर रहा है। कोगुलेंट हमारे क्लॉट बनाते हैं, यानी कि मान लो कहीं ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो क्लॉट बना के उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। और एंटी कोगुलेंट अगर कहीं अनवांटेड जगह पे क्लॉट बना है उसको रोकने का काम करते हैं। अब मान लो फिब्रिनोलाइटिक कहीं बन चुका है तो उसको तोड़ने का काम करेगा। और एंटीप्लेट हमारी स्टार्टिंग यानी कि प्लेटलेट का एक्टिवेशन नहीं होने देगा, वो आगे जाके कोगुलेशन को रोक देता है। और प्लाज्मा वॉल्यूम हमारा बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारे यूरिनरी सिस्टम आता है, ये सिंपली क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर से यूरिनेशन को बढ़ा देगा, यानी कि यूरिन ज्यादा निकलेगा। अब एक बेसिक संडा आप यहाँ पे समझ लो कि हमारा जो ब्लड होता है उसी के द्वारा हमारी यूरिन फॉर्म होती है, तो अगर हम यूरिन का लेवल बढ़ा देंगे तो ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, और अगर हम यूरिन का लेवल कम कर देंगे तो ब्लड का लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह ही हमारा इंटरकनेक्ट होता है, इसलिए काम करता है। तो अगर मान लो किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी बहुत ज्यादा है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, तो यूरिनेशन बढ़ा देंगे तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो बीपी कम हो जाएगा। इस तरह हमारे ये काम करते हैं। तो आई होप अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा इस पूरी यूनिट सेकंड का। अब चलिए जो है हम इसके क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन शॉक देन क्लासिफाई टाइप्स एंड राइट नेम ऑफ ड्रग यूज इन इट। तो देखो शॉक क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें सिंपली क्या है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर से ब्लड का लॉस हो जाता है, और आपको बताया कि हमारी पूरी बॉडी को क्या चाहिए भाई, ब्लड चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है इनिशियली सेल से मिलकर बनी है, और सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से वो सारा काम करेंगे, और ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू मिलता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचेगा, हर एक सेल्स को नहीं मिलेगा, तो सेल्स हमारे धीरे धीरे डेथ यानी कि मरना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली बंदे की डेथ तक हो जाती है। इसीलिए जो हमारा शॉक है इस कंडीशन को हम जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनको इनफ मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, इससे हमारे सेल डैमेज हो सकते हैं और ऑर्गन फेल हो सकते हैं। और ये होते क्या हुए, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। अब अगर हम इनके डिफरेंट टाइप के बारे में बात करें, यहाँ पे सिंपली हमने 5 टाइप लिया है, और इसमें कौन सा ड्रग यूज करेंगे वो हमने यहीं सामने लिख दिया है। तो पहला हमारा आता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का सिंपली मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा कोई चोट वगैरह लगी या किसी रीजन से हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड का लॉस हो गया है, उसी को हम यहाँ पे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोल देते हैं। सेकंड आता है कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे हार्ट में यानी कि जो हमारे दिल है उसमें कोई बीमारी या कोई डिसीज हो गई, जिसकी वजह से जैसे मान लो CHF हो गया या कोई और वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें प्रॉपर जो है ब्लड नहीं मिल पा रहा है, इससे हमारे सेल्स
लंग्स को प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तब हमारा शॉक हुआ है, तो वो हमारा कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। देन एक होता है हमारा सेप्टिक शॉक, इसमें बेसिकली हमारा कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, कोई बैक्टीरिया वायरस या किसी की वजह से, तब हमें ये दिक्कत हो रही है। फिर हमारा आता है एनाफाइलैक्टिक शॉक, इसको एनाफाइलिक रिएक्शन को हम एलर्जिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कोई एलर्जी वगैरह या कोई इन्फ्लामेशन की वजह से हो गया। या एक हमारा न्यूरोजेनिक शॉक होता है, इसमें हमारे जो नर्व्स होते हैं उनमें कोई डैमेज हो गया, उसकी वजह से शॉक हो गया। तो बस उसके रीजन के बेस पे हम यहाँ पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हमारे 5 टाइप हो गए। अब इनमें से कोई भी हमारा जो है 2 नंबर में आ सकता है, सबको यहाँ नहीं लिखता, तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया, अगर आएगा तो आप लिख के आ सकते हो। बाकी जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, इसमें हम डोपामिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो कार्डियोजेनिक शॉक है, इसमें हम नॉन एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर सेप्टिक शॉक में हम डोब्यूटामिन का इस्तेमाल कर लेंगे। एनाफाइलैक्टिक में हम यहाँ पे एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ पे न्यूरोजेनिक में हम यहाँ पे वेजोप्रेसिन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये ड्रग हो गए जो हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ डोपामिन इन शॉक एंड मेंशन टू क्लिनिकल यूज। तो यहाँ सिंपली क्या है कि डोपामिन हमारा कैसे काम करता है। देखो डोपामिन डायरेक्टली ना उसके डोज पे डिपेंड करता है। तो डोपामिन हमारा एक्ट करता है डिफरेंट रिसेप्टर पे, उनके डोज के बेसिस पे। अगर कम डोज में देंगे तो वो D1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, और इससे रीनल वेजोडाइलेशन होगी, और आपको बताइए यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा इधर, और वेजोडाइलेशन के ब्लड का वॉल्यूम भी। अब यहाँ पे मॉडरेट डोज के बारे में बात करें तो यहाँ पे β1 एक्टिवेट करेगा, ये β1 पे जाके बाइंड करेगा। इससे हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी, जो हार्ट धड़कना होता है, और आउटपुट हमारा बढ़ेगा। तो जहाँ पे मान लो अगर कार्डियोजेनिक शॉक है, यानी कि जिसमें कहीं दिक्कत हो रही है, कार्डियोजेनिक यानी कि हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसमें ये जो डोपामिन है ये हमारा क्या करेगा, हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ाएगा, जिससे जो कार्डियोजेनिक शॉक है उसमें दिक्कत ना हो। देन हमारा हाई डोज में अगर दिया जाए तो ये अल्फा 1 को एक्टिवेट करेगा, इससे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। और अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो मान लो कहीं पे अगर सीवर हाइपोटेंशन की वजह से सेप्टिक शॉक हो रहा है, उसमें ये हमारा ट्रीट करेगा। तो इस तरह डोपामिन अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा अगर यूजेस के बारे में बात करें कि कोई 2 क्लिनिकल यूज, तो एक तो ये हमारा डोपामिन है कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रहा है, हमने यहाँ पे देख लिया। दूसरा ये सर्जरी एंड ट्रोमा के टाइम पे ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कहीं भी मान लो एक्यूट हार्ट फेलियर हो गया तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डोपामिन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन हिमेटनिक्स एंड राइट यूज एडवर्स इफेक्ट ऑफ आयरन थेरेपी। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हिमेटनिक्स हमारे एक्चुअल में क्या है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ब्लड को बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, तो हिमेटनिक्स हमारे डायरेक्टली हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, और इससे हमारी जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो बढ़वाती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स हमारे बढ़ने लगते हैं। और हम जानते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन से बनते हैं, और इसके अंदर हमारे आयरन के एलिमेंट होते हैं, और इन सबसे मिलकर हमारा कंप्लीट ब्लड फॉर्म हो रहा है। यानी कि मेनली अगर किसी को मान लो आपने देखा होगा जब कोई जांच करवाते हैं तो वहां पे हीमोग्लोबिन लिख के आता है, यानी कि ब्लड की कमी है तो वो हीमोग्लोबिन के लिए होता है। तो दे आर मेनली यूज्ड टू ट्रीट एनीमिया, ये एनीमिया को ट्रीट करने में इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मान लो एनीमिया क्या होता है, तो लो ब्लड लेवल है हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मली जो मतलब जितना नॉर्मल ब्लड होता है उससे कम लेवल हो जाता है, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनीमिया बोल देते हैं। और मेनली ये हमारा आरबीसी के लॉस की वजह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी देख लेते हैं। तो आयरन थेरेपी हमारी कैसे हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी देखा था हमने। तो आयरन थेरेपी बेसिकली क्या है, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उनमें इस्तेमाल करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन की कमी की वजह से अगर एनीमिया है तो आयरन की कमी पूरी होगी, हमारा हीमोग्लोबिन बनेगा, उससे आरबीसी बनेगा, हमारा ब्लड पूरा हो जाएगा। देन प्रेगनेंसी एनीमिया में भी हम आयरन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक ब्लड लॉस, जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एनर्जी लेवल अगर बॉडी में कम है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट यानी कि क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे आयरन के इससे, तो एक तो देखो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि भाई डाइजेस्ट हमारा नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर ब्लैक स्टूल यानी कि काला काला स्टूल आ सकता है। फिर नोजिया वॉमिटिंग तो हो ही गई, इसके अलावा एपीगैस्ट्रिक पेन यानी कि पेट के अंदर भी थोड़ा पेन वगैरह हो सकता है। तो ये हो गया हमारा हिमेटनिक्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंशिएट विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड राइट देयर ड्रग ट्रीटमेंट। तो देखो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ये देखा जाए ना, ये हमारे ब्लड की कमी में ही हेल्प करते हैं। अब जो मैंने आपको हिमेटनिक्स वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया था कि हिमेटनिक्स हो गया, फिर रोल ऑफ विटामिन B12 फॉलिक एसिड एंड आयरन इन ब्लड डिसऑर्डर, वो सारा फंडा आप देख लोगे, लॉन्ग में आपका काम हो जाएगा। और सबका सॉल्यूशन लॉन्ग के अकॉर्डिंग ऑलरेडी क्रैश कोर्स के अंदर अपलोड है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में। तो पहले विटामिन B12 क्या होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो आरबीसी को बनाने के लिए, डीएनए सिंथेसिस बनाने के लिए और बाकी के नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होता है। अब अगर इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें यानी कि क्या क्या डेफिशिएंसी हमारी हो सकती है, तो अगर हमारे इसकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो एक तो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारे नर्व्स के फंक्शन में हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे इसका डिफेक्ट हो सकता है। देन हमारा पेरेस्थेसिया मतलब अबनॉर्मल सेंसेशन बॉडी में बहुत ज्यादा होने लगेगी। देन यहाँ पे एटेक्सिया मतलब होता है मसल कोऑर्डिनेशन, यानी कि मसल्स आपस में ऐसे काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, जो मूवमेंट वगैरह हो रही है, तो ये सब दिक्कत हमारी हो सकती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। देन यहाँ बाकी जो आपको बताया कि अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमारी आरबीसी बनाने में हेल्पफुल होता है, तो इससे
हमारे ब्लड का लॉस यानी कि एनीमिया वाली कंडीशन तो हो ही सकती है, तो आप यहाँ पे एनीमिया तो लिख ही सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए ट्रीटमेंट, तो भाई आपको साइनोकोबालामिन देना पड़ेगा, यानी कि एग्जांपल देखा जाए आपका एक साइनोकोबालामिन नाम का ड्रग आता है या हाइड्रोकोबालामिन आता है, ये आपको एक्सटर्नल देने पड़ेंगे इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। इधर अगर बात करें फॉलिक एसिड के बारे में, तो एक हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस में हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा सेल डिवीजन करता है और आरबीसी को मैच्योरेशन करने में हेल्पफुल रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हमारे फॉलिक एसिड है ये भी है, ये दोनों हमारे मैच्योरेशन में काफी हेल्प करते हैं हमारे आरबीसी को डेवलप करने में अच्छे से। अगर ये नहीं है, मान लो इसकी कमी होती है, तो हमारी मेगालोब्लास्टिक नाम की एनीमिया हो सकती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आरबीसी हमारे इमेच्योर होते हैं और अननेसेसरी यानी कि ऐसे टेढ़े मेढ़े उनका शेप वगैरह बन जाता है, इसी को हम यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोल देते हैं। और बस यही है। बाकी ट्रीटमेंट देखा जाए तो यहाँ पे हम फॉलिक एसिड की टैबलेट वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड टैबलेट हो गया या फॉलिक एसिड हो गया। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ हेपेरिन। यानी कि हमको सिंपली यहाँ एंटीकोगुलेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो पहले सिंपल समझो कि कोगुलेंट हमारे एक्चुअल में क्या होते हैं। जैसे मान लो नॉर्मल हमारी बॉडी है और कहीं भी अगर हमारे चोट लगता है, आपने देखा होगा कि यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऐसा तो नहीं आज तक बह रहा, थोड़ी देर बाद वो अपने आप हमारी रुक जाती है, क्योंकि वहां पे इस तरह का एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है जिसको हम खुंट वगैरह बोल देते हैं, ये बन जाता है। तो ये हमारी बॉडी का खुद का एक ऐसा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो क्या करता है, हमारी ब्लीडिंग को रोकता है। और इसके लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम बनाए गए हैं, यानी कि ये मान के चलो पूरा एक जाल सा बना हुआ है, और ये जाल पूरा क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। यानी कि अगर मैं दिखाऊं तो जैसे ये मान सकते हो कहीं ब्लड ट्रॉमा हुआ, टिश्यू ट्रॉमा हुआ, तो ये सारे के सारे फैक्टर हमारे आ रहे हैं, और इसको लॉन्ग के अकॉर्डिंग देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर मिलके एंड में क्या करता है, फेब्रिन बनाता है, जो एक इंसॉल्युबल यहाँ पे हमारा फेब्रिन होता है। और ये क्लॉट कैसे फॉर्म करेगा, तो ये इंसॉल्युबल वाला क्या करता है, यहाँ पे जाके मान लो कि जैसे कहीं भी चोट होती है, पहले वेसोस्पैम हो जाएगा, वहां पे ब्लड कम आएगा, उसके बाद जो प्लेटलेट है वो सबसे पहले हमारे एक्टिवेट होते हैं। जैसे मान लो ये पतला हो गया, फिर प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे, प्लेटलेट यहाँ जाके चिपक जाएंगे, टेम्परेरी हमारा क्लॉट बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि अब आरबीसी यहाँ पे आएगा, आरबीसी यहाँ पे ट्रैप होगा, और उसके बाद जो हमने देखा कि इतने सारे नेटवर्क के बाद हमारा फेब्रिन बनेगा। फेब्रिन मानो धागे की तरह होगा जो इंसॉल्युबल होता है, यानी कि डिसॉल्व नहीं होता, और वो यहाँ पे इन सबको लपेट के एक पूरा पक्का वाला क्लॉट बन जाता है, और इस तरह हमारी ब्लीडिंग जो हो रही होती है वो यहाँ पे ब्लीडिंग रुकती है। इस तरह ये पूरा हमारा फंडा काम करता है। और जो इनको करते हैं वो नेचुरल हमारे सब्सटेंस सब कोगुलेंट्स कहलाते हैं। ये सारे फैक्टर हमारे इनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ हमारे विटामिन के का भी काफी रोल होता है, कि विटामिन के हमारे इन सबको जो आप देख रहे हो कि इससे ये एक्टिवेट हुए, इन सबको एक्टिवेट करने में हमारा विटामिन के काफी हेल्पफुल होता है। तो इन सबको करने में जो प्रमोट करते हैं उनको हम यहाँ पे कोगुलेंट्स बोल देते हैं। यानी कि कोगुलेंट सिंपली क्या है, हमारे प्रमोट कर रहे हैं कोगुलेशन को। और इसमें एग्जांपल हमारे जैसे फाइटानोडिन हो गया, मिनोक्सिडिन हो गया, मीनाडियोन हो गया, ये सब हमारे इसके एग्जांपल हो गए। मीनाडियोन काफी बार आता है। और जो इन सबको रोकने का काम करते हैं वो हमारे होते हैं एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट क्वेश्चन आता है कि सर ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि ब्लीडिंग रोक रहे हैं, फिर ये आखिर हम रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। क्योंकि अब मान लो कि जो क्लॉट है हमारा बनना है, लेकिन अगर कोई वो अनवांटेड जगह बन गया, जैसे मान लो ब्रेन हो गया, हमारे दिमाग में बन गया, कहीं हार्ट के अंदर बन गया, या कहीं लंग्स वगैरह बन गया, तो अगर कहीं पे मान लो इस तरह का क्लॉट आ जाता है तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉकेज करेगा। तो अब इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड बह रहा है उसको बहने में दिक्कत होगी। और अगर कहीं पे ब्लॉकेज होगी, मान लो ये ब्लड हमारा हार्ट के पास आ रहा था और अगर ये ब्लॉक हो गया तो भाई हार्ट के पास प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो इन सब रीजन से क्या है, हमारे हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, और ये सब अल्टीमेटली डेथ तक कर सकता है। इसीलिए जो हमारे एंटीकोगुलेंट ड्रग है जो इसको रोकने का काम करता है उसको हम लाइफ सेविंग ड्रग नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारा हो गया एंटीकोगुलेंट। आप डिफाइन कैसे करोगे, दीज आर दो ड्रग दैट प्रिवेंट और डिले ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि हमारे ब्लड क्लॉट को ये रोकने का काम करता है। और जो अनवांटेड थ्रोम्बिस होते हैं, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन के उनको स्टॉप करने का काम करता है। ये दो तरीके के होते हैं, मेन आप दो जान लो, पहला होता है पेरेंटल, दूसरा ओरल। पेरेंटल में हमारे हेपेरिन आता है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और जल्दी काम करता है, और ओरल हमारा होता है बेरफ्रेन। स्ट्रॉन्ग ये होता है लेकिन इसको टाइम का मतलब काम दिखाने में टाइम लगता है, क्योंकि ओरल दिया जाता है 2 से 3 दिन ले लेता है अपना एक्शन दिखाने में, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, पहले जानते हैं हेपेरिन हमारा एक्शन कैसे शो करता है, ठीक है। तो जो हेपेरिन है वो यहाँ पे देखा जाए, हेपेरिन प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन के साथ बाइंड होता है, और यहाँ पे क्या है, हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन थर्ड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। और जैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ब्लड के अंदर में, ये क्या करेगा, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, इसकी एक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। और इसकी एक्टिविटी सिंपली क्या होता है कि ये आगे जाके जो हमारे फैक्टर हमने देखे थे कि हमारे फैक्टर 9, 2, 11, 10, ये सब फैक्टर हमारे क्या कर रहे थे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे थे, इनके साथ जाके बाइंड हो जाएगा। और जैसे इनके साथ जाके बाइंड होता है, इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि रोक देगा। और जैसे ये रुक जाएंगे तो इन फैक्टर के बिना हमारा फेब्रिन नहीं बन पाता, और फेब्रिन नहीं बनेगा तो हमारा क्लॉट फॉर्म नहीं हो पाएगा। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये काम हमारा करता है हेपेरिन वाला। तो कुछ इस तरह काम करेगा, यानी कि ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, हमारे फेब्रिन नहीं जानते, फेब्रिन को बनने को रोक देता है। फिर एक आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ बेरफ्रिन के बारे में। देखो बेरफ्रिन वैसे तो हमारा यहाँ पे क्या है कि एक ओरल रूट से है, और इसको जो है टाइम दिखाने लगा 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन जब देता है इफेक्ट तो काफी अच्छा देता है, और इसको हम विटामिन के एंटागोनिस्ट नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, ये मैकेनिज्म समझ लो, लॉन्ग में भी आपके काम आएगा। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे मान लो
विटामिन के है और वो नॉर्मल फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे देखा, चलो इसको ले लेते हैं, विटामिन के इपॉक्साइड है जो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे क्या एक एंजाइम हमारा विटामिन के रिडक्टेज, ये क्या करेगा, विटामिन के इपॉक्साइड को विटामिन के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी कि हमारा हाइड्रोक्विनोन फॉर्म बन जाती है। और उसके बाद यहाँ पे एक हमारी एनर्जी का भी यूज होता है। तो जब यहाँ पे बन जाता है देन ये आगे जाके क्या करेगा, अल्फा ग्लूटामाइल कार्बोनिल एंजाइम की मदद से हमारे जो इनएक्टिवेट फैक्टर होते हैं, जैसे सेकंड हो गया, सेवंथ हो गया, नाइन्थ हो गया, 10th हो गया, इनको एक्टिवेट कर देता है। और जब ये फैक्टर हमारे एक्टिवेट होते हैं तब आगे जाके ये हमारे ब्लड को क्लॉट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा वेरफ्रिन है वो क्या करता है, वो यहाँ पे ब्लॉक करता है हमारे किसको, यहाँ पे अगर मैकेनिज्म देखा जाए विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को, यानी कि इस एंजाइम को जाके क्या कर देगा, ये कर देगा। और जैसे ये रुक गया हमारा तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा, तो ये भी रुक जाएगा। और जब ये साइकिल हमारी इस तरह रुक जाएगी तो भाई ये भी नहीं बनेगा। और जब विटामिन के हमारा एक्टिव नहीं होगा तो ये आगे जाके इधर जाके हमारे इन फैक्टरों को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और जब इन्हें एक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो हमारे जो फैक्टर ही एक्टिवेट नहीं होंगे तो हमारा जो ब्लड क्लॉट बन जाता है वो भी रुक जाता है। तो कुछ इस तरह हमारा वेरफ्रिन अपना रोल प्ले करता है। इसको लगभग 24 से 48 घंटे लग जाते हैं एक्ट दिखाने के लिए, लेकिन एक्ट काफ़ी अच्छा देता है, लेकिन थोड़ा स्लो देता है। लेकिन हाँ, लंबे टाइम तक ही अपना एक्शन देता है। तो अगर किसी को रेगुलर थेरेपी चाहिए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इमरजेंसी के लिए चाहिए तो वो हेपेरिन का इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ पे अगर इसके एडवर्स इफेक्ट देखा जाए, ये भी कई बार आते हैं। तो ब्लीडिंग, क्योंकि भाई ये क्या करता है, ब्लीडिंग कर सकता है, भाई क्लॉटिंग कम कर देगा, खून पतला कर देगा, स्किन नेक्रोसिस हो सकती है, और टेरेटोजेनिक, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं देना, वरना बच्चे तक जो है इसका इफेक्ट पहुंच सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइंड फिब्रिनोलाइटिक एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग। अब देखो फिब्रिनोलाइटिक क्या करता है, हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे एंटी क्लॉट जो होता है, जैसे मान लो हमारे एंटी कोगुलेंट थे, वो क्या कर रहे थे कि इनको प्रिवेंट कर रहे थे। लेकिन जो ऑलरेडी बन चुका है क्लॉट उसका क्या करें, क्योंकि जो ऑलरेडी बना हुआ क्लॉट है वो भी तो नुकसान दे सकता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है फिब्रिनोलाइटिक्स की। अब इनको थ्रोम्बोलाइटिक भी बोलते हैं, तो फिब्रिन थ्रोम्बो इन सबको क्लॉट बोलते हैं, और लाइटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, यानी कि ये वो ड्रग होते हैं जो हमारे क्लॉट या थ्रोम्बस को तोड़ने का काम करते हैं इनसाइड दी ब्लड वेसल्स। तो बने बनाए को तोड़ देते हैं। इसीलिए ये क्या है, जो लाइफ थ्रेटनिंग क्लॉट है उनको रोकेंगे तो ये भी हमारे लाइफ सेविंग ड्रग हो जाते हैं। अब नॉर्मली हमारे मान लो हार्ट आर्टरीज हो गई, ब्रेन आर्टरीज हो गई, इन सबको रोकता है, लंग्स के अंदर रोकेगा। तो हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन बच जाएगा, इस्कीमिक स्ट्रोक बच जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बच जाएगा। इस तरह ये पूरा काम करता है। अब ये जनरल इसके मैकेनिज्म एक्शन के बारे में बात करें, देखो नॉर्मली हम जानते हैं कि फिब्रिन हमारा वो क्लॉट है जो बन जाता है और वो पूरे उसको होल्ड करके रखता है क्लॉट को। तो यहाँ पे एक नेचुरल बॉडी के अंदर मैकेनिज्म क्या चलता है कि हमारा प्लाज्मिनोजेन से बनता है प्लाज्मिन, और यहाँ पे हमारा एंजाइम लगता है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, और ये यहाँ पे एक्टिवेट करता है। और देन प्लाज्मिन क्या करेगा, इसको तोड़ने का काम करेगा, यानी कि ये फिब्रिन को जाके आगे तोड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे फिब्रिनोलाइटिक है वो क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देते हैं इसको, यानी कि टीपीए को। इससे हमारा प्लाज्मिन ज्यादा बनेगा, और जब प्लाज्मिन ज्यादा बनेगा तो ये आगे जाके फिब्रिन को ज्यादा तोड़ेगा। इससे जो बने बनाए क्लॉट है वो भी हमारे ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह ही हमारे काम करते हैं। इसमें ड्रग हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है, या यूरोकाइनेज आपने सामना होगा, ये हमारा आता है, एल्टीपेज आता है। तो ये सब हमारे इसी के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप एक ले सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब देखो एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या होती है, सिंपली ये हमारी प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब जैसे मैंने पहला स्टेप बताया था, जैसे ही कहीं पे चोट वगैरह लगती है सबसे पहले हमारे प्लेटलेट एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक्टिवेट हो गए और वो जुड़ जाएंगे और वो टेम्परेरी क्लॉट बनाते हैं। उसके बाद हमारी आगे के क्लॉट यानी कि आरबीसी ट्रैप होंगे, फिर जाके बनता है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एंटी प्लेटलेट ड्रग है वो इनिशियल स्टेज यानी कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोक देंगे, और जब प्लेटलेट हमारे एग्रीगेट ही नहीं होंगे तो आगे जाके कोई क्लॉट हमारा फॉर्म नहीं होता है। इस तरह ही अपना काम करते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारा एस्प्रिन हो गया, क्लोपिडोग्रिल हो गया, या टिक्लोपिडिन हो गया। अब इसमें बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको देखनी हो, जैसे ये हमारा एंटी प्लेटलेट का पूरा फंडा हो गया, नजर डाल लेना। और देन यहाँ पे एस्प्रिन हमारा मेन है, और एस्प्रिन काम कैसे करता है ये वाला, क्योंकि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एस्प्रिन एज एंटीप्लेटलेट, यानी कि एस्प्रिन एंटीप्लेटलेट की तरह कैसे काम करता है। तो यहाँ पे नॉर्मल देखा जाए तो देखो हम क्या जानते हैं, प्लेटलेट्स हमारी एक्टिवेट होती है, उसके बाद ये हमारी एक्टिवेट सब होती है। तो अगर मान लो कहीं भी चोट लगती है तो हमारी फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन से एरिकटोनिक एसिड निकलता है, ये यूनिट 3 में बताएंगे। और ये कॉक्स इनहिबिटर से हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, हमारा इधर थ्रोम्बोक्सिन बनाता है। और थ्रोम्बोक्सिन हमारा एक ऐसा मतलब एक तरह से मान सकते हो मीडिएटर है जो प्लेटलेट को एग्रीगेट कराता है। तो एस्प्रिन क्या करेगा, कॉक्स 1 को इनहिबिट कर देगा, और जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 भी इनहिबिट हो जाएगा, और जब ये रुक जाता है तो हमारी प्लेटलेट एग्रीगेट होना रुक जाती है। इस तरह ही हमारा काम करता है। बाकी के ये जो क्लोपिडोग्रिल है इन सबको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे एस्प्रिन जो होता है वो हमारे कॉक्स इनहिबिटर होता है, या बोल सकते हैं थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होता है, यानी कि वो थ्रोम्बोक्सिन को बनने नहीं देता, और जब थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा तो आगे जाके हमारी एंटी प्लेटलेट एक्शन नहीं होगी। अब इसके मैकेनिज्म वही है कि ये हमारा इरिवर्सिबली बाइंड कर देता है कॉक्स 1 को, इससे ये नहीं बनेगा, इससे प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होंगे। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देखे जाए तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन को थोड़ा डैमेज करता है। जीआई ब्लीडिंग, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन चली गई हमारी पेट की जो सेफ्टी है HCl से बचाने के लिए, तो हमें ब्लीडिंग हो सकती है और हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर एंड गिव 2 एग्जांपल विद यूजेज। अब देखो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर का सिंपली काम क्या होता है, जैसे मान लो हमारी बॉडी में कहीं पे ब्लड की लॉस हो गई, जैसे हमने शॉक वाली कंडीशन पढ़ी थी, तो उस टाइम पे ये क्या करता है कि ये हमारी जैसे मान लो ब्लड है, इसके अंदर वॉल्यूम को
पूरा इंक्रीज करता है। अब ये क्या करेगा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फंडा होता है और डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक हमारे आता है क्रिस्टलॉइड, इसमें नॉर्मल सैलाइन हो गया, रिंग इलेक्ट्रिक हो गए, ये तो वो फंडा है जो क्रिस्टलॉइड वाले हैं कि डायरेक्टली हमने ब्लड के अंदर अपना जो सैलाइन सॉल्यूशन है वो डाल दिया तो एकदम ही हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन दूसरे हमारे आते हैं कॉलर्ट्स वाले। अब कॉलर्ट्स क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या है कि अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट हमारा होगा वो यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रुकेगा, ज़्यादा रुकेगा और इसकी वजह से क्या है कि हमारा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा रहेगा। तो इस तरह हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर अपना काम करते हैं, यानी कि ये हमारे वो ड्रग या फ्लूइड होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम के सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं। जब पेशेंट के अंदर सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है या डिहाइड्रेशन हो जाते हैं या कोई जलने से या शॉक की वजह से हो जाता है, तब ये हमारा हेल्प करता है, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, टिश्यू परफ्यूजन को बढ़ाएगा और शॉक से को बचाता है। इसके अलावा और देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा टेम्परेरी रिप्लेसमेंट होता है, जो हमारा ब्लड खो जाता है उसके लिए, जब तक असली ब्लड हमारा ना आ जाता है। एग्जांपल हमारे ह्यूमन 40 डेक्स्ट्रॉन 40 हो गया, डेक्स्ट्रॉन 70 हो गया, ह्यूमन एल्ब्यूमिन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासिफाई डायूरेटिक एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ लूप डायूरेटिक। अब देखो डायूरेटिक के बारे में समझना ना बहुत जरूरी है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा किसके अंदर आता है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम के अंदर। तो यूरिनरी सिस्टम जानते हैं कि ये हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है। अब कैसे होता है, जो भी ब्लड है वो हमारा किडनियों में आता है, किडनी उसको फिल्टर आउट करेगी, फिल्टर आउट करके उसको यूरिन बनाएगी और यूरिन हमारे यूरेटर से ब्लैडर में जाएगा और यहाँ से यूरेटर से बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे फंडा क्या होता है एक्चुअल में कि जो हमारा ब्लड है ना वो हमारे किडनी के पास आता है, तो किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हमारी नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन को डिफाइन आप लोग करो भाई, करोगे कैसे, क्योंकि बाई चांस अगर कभी आ गया कि नेफ्रॉन क्या है तो कैसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्लड क्या करेगा, फिल्टर आउट करता है नेफ्रॉन की मदद से। अब नेफ्रॉन क्या करेगा, जैसे ब्लड को फिल्टर करता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जितना ब्लड है वो अप्रॉक्स हमारा, क्योंकि पतला होता है, सारा फिल्टर करके हमारा इधर आ जाता है जो हमारे यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर का पार्ट होता है। और बाद में क्या होती है, हमारी रीअब्जॉर्प्शन होती है और रीअब्जॉर्प्शन होकर हमारे जो बाकी का ब्लड है जो जरूरी काम है वो सारा हमारा दोबारा ब्लड में आ जाता है और जो बचा हुआ केवल वेस्ट है वो हमारे बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू यानी कि यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। इस तरह पूरा फंडा चलता है, यानी कि पहले हमारे यहाँ पे 3 प्रोसेस यानी कि फिल्ट्रेशन होती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर हमारे यहाँ पे एलिमिनेशन यानी कि ये हमारा सिंपल बाहर निकल जाता है। इस तरह पूरा फंडा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा कि यहाँ पे जो ब्लड ये है, तो अगर हम क्या करें, हम चाहते हैं कि हमारे डायूरेटिक की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो यूरिन है वो ज्यादा बॉडी से बाहर निकले, हम इस रीअब्जॉर्प्शन को रोक देंगे और अगर रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगी तो हमारे जो यहाँ पे फिल्टर आउट हो गया था वो दोबारा हमारा ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा। इससे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इसी को हम बोलते हैं डायूरेटिक इफेक्ट। और ये कब इस्तेमाल करते हैं, मान लो बीपी वगैरह किसी का बहुत ज्यादा बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, इन सब केस में हम जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 तरह के ड्रग हो गए, एक हमारा हो गया डायूरेटिक जो यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और एलिमिनेशन बढ़ाएगा, और एंटीडायरेटिक मान लो कि अब हमको चाहिए कि यूरिन कम हो, ब्लड में वॉल्यूम कम हो गया, तब हम क्या करेंगे, इस रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे तो इससे हमारा यूरिन कम हो जाएगा और ब्लड ज्यादा। यानी कि मैं मान लो ये एक दूसरे के अपोज है, अगर मान लो यूरिन ज्यादा है तो ब्लड कम हो गया और अगर हम यूरिन को कम कर देंगे तो ब्लड हमारा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड से ही जो है यूरिन बनती है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हमारे हो जाते हैं। और कंडीशन हम जानते हो डायूरेटिक में बीपी वगैरह इन सब में यूज करते हैं, और एंटीडायरेटिक हम इस्तेमाल कब करते हैं, मान लो डायबिटीज इंसिपिडस है यानी कि कोई बैड गीला कर देता है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बैड वेटिंग वगैरह हो गया, या इसके अलावा और मान लो डिहाइड्रेशन वगैरह बहुत ज्यादा हो गई, इन सब में हम जो है इस एंटीडायरेटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। बाकी ये जो लॉन्ग में, क्योंकि मैंने पहले बोला कि डायरेटिक वाला फंडा बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, लॉन्ग में पूरा पढ़ के जाना एक एक चीज, यानी कि ये कैसे क्या होता है ये सब पढ़ के जाना, नेफ्रॉन वगैरह कैसे मैकेनिज्म करता है, 5 स्टेप है, ये सब चीज जो आप देख के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायरेटिक के बारे में बात करें तो ये हमारे एक्चुअल में वो ड्रग होंगे जो एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को इंक्रीज कर देंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट को थ्रू किडनी, यानी कि एक तरह से सोडियम क्लोराइड, पानी, यूरिन, इन सबको ज्यादा बाहर निकालते हैं। क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो 5 मेन हमारी क्लास होती है। इसमें पहली आती है कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर, इसमें हमारा एसिटाजोलामाइड आता है, मीथाजोलामाइड आता है, फिर हमारे आते हैं थायराइड, इसमें हमारा क्लोथायजाइड आता है, हाइड्रोक्लोथायजाइड आता है, फिर हमारे लूप डायूरेटिक आते हैं, इसमें हमारा फ्यूरेसमाइड हो गया, ब्यूमेटानाइड हो गया, फिर हमारे पोटेशियम स्पेरिंग हो गया, इसमें हमारा स्पारोलेक्टोन हो गया, एमिलोइड हो गया, फिर हमारे ऑस्मेटिक एसिड हो गया, इसमें हमारा मैनिटोल हो गया। तो यही बोलूंगा, इसकी 5 क्लास इंपोर्टेंट है, इनको लॉन्ग में जाके आप लोग जरूर देख लेना, कभी भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। बाकी एक आध मैकेनिज्म हम यहाँ देख लेते हैं। वैसे तो आप देखोगे ये सारे के सारे मैकेनिज्म वहाँ मैंने अच्छे से आपको बताए हैं कब कहाँ काम होता है, और ये 5 आपकी क्लास हो गई, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लूप डायूरेटिक वाले थायराइड भी हमारे आ जाते हैं, एक आध बार ये भी आता है कि थायराइड हमारा एज ए एंटीथायराइड की तरह कैसे काम करता है, तो ये सब फंडा भी हमारे एग्जाम में आता रहता है, ये आप देख लेना, ठीक है। बाकी लूप डायूरेटिक का मैकेनिज्म देखा जाए तो ये हमारे एक ट्रांसपोर्टर है, सोडियम पोटेशियम 2Cl, इसको रोक देगा थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और इससे क्या होगा कि हमारे ये सब रुक गया तो हमारा जो इनका सोडियम, वाटर, पोटेशियम इन सब का
एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इनकी एब्जॉर्प्शन को ये रोक देता है। एक्सक्रीशन होगा तो भाई आपको पता है जब एक्सक्रीशन होगा तो ब्लड का ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग डायबिटिक की तरह काम करते हैं। इससे प्रीलोड हमारा कम होगा और ये हमारे सीएचएफ पल्मोनरी एडिमा में काफी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट देखा जाए कि लूप डायबिटिक क्या होते हैं, तो एक हाइपोकैलेमिया हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम ये सब बाहर जा रहा है तो बॉडी में जो है पोटेशियम की कमी हो सकती है। हाइपोकैल्सियमिया, कैल्शियम की कमी हो सकती है। डिहाइड्रेशन हो सकती है। हाइपोटेंशन हो सकती है। इसके अलावा हाइपर यूरियासीमिया यानी कि गॉट वाली कंडीशन भी हो सकती है। अब एक यहाँ पे आता है डिफाइंड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, यानी कि जो मैंने बोला था कि हमारा एक ड्रग है स्पायरोनोलैक्टोन, इसका एग्जांपल शायद यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग लिखना है। जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है इसमें हमारा ड्रग क्या आता है, स्पायरोनोलैक्टोन नाम का ड्रग आता है। तो इसको डिफाइन करना और क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हमारे ना माइल्ड डायूरेटिक होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं काम करते, मतलब ऐसा नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, माइल्ड होते हैं। और ये हमारे डीसीटी यानी कि डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में काम करते हैं और हमारे कलेक्टिंग डक्ट में भी काम करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे हम जब इधर कर रहे थे हम देख रहे थे कि लूप डायूरेटिक इन सब में क्या हो रहा था कि हमारा यहाँ पे लॉस हो जा रहा था पोटेशियम का ये, और ये हमारा बाहर मतलब एक्सीडेंट आउट हो जा रहा था। तो ये जो क्या करते हैं कि ये हमारे पोटेशियम लॉस को बचाते हैं और हमारे पोटेशियम को कंजर्व करने के बावजूद हमारे सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन को बाहर निकालते हैं। इसका जो डिटेल मैकेनिज्म है आप एक बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यही है कि ये हमारे हाइपोकैलेमिया को प्रिवेंट करेगा और लूप थायराइड जो करते हैं उनसे नहीं करेगा। इसके अलावा ये हमारे सीएचएफ में, सिरोसिस में और हाइपर एल्डोटेरोडिज्म में काफी हेल्पफुल रहता है। अब आपको क्वेश्चन क्या बताना है कि जो लूप डायबिटिक और थायराइड है इनमें क्या अंतर होता है, और एक क्वेश्चन ये मैंने आपसे 2-3 बार पूछ लिया है। अब देखते हैं भाई कितने लोगों को पता है, नहीं पता होगा मैं आप कमेंट कर देना, मैं बाद में आपको समझा दूंगा। तो जो थायराइड है वो हमारा एज अ एंटी डायबिटिक कैसे काम करता है, यानी कि ये हमारा वैसे तो डायबिटिक है लेकिन एंटी डायबिटिक की तरह कैसे काम करता है, ये आपका मान के चलो होमवर्क है और ये आपको कमेंट करके बताना है जरूर। तो चलिए अब अपनी जो है यूनिट 3 के बारे में बात करते हैं। देखो यूनिट 1 एंड 2 हमने देख लिए, काफी ज्यादा क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अब हम बात करें यूनिट 3 के बारे में, तो इसमें भी क्वेश्चन हमारे काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं और इसमें मेन हमारा नाम क्या है, ऑटोकॉर्ड्स एंड रिलेटेड ड्रग के बारे में। तो थोड़ा अगर हम ऑटोकॉर्ड्स के बारे में बात करें, देखो ऑटोकॉर्ड्स को हम जो है सेल्फ रेमेडी नाम से भी जानते हैं, जो इसका मतलब निकलता है, लेकिन मेन हमारे ये लोकल हार्मोन की तरह कहलाते हैं। अब लोकल हार्मोन की तरह क्यों है, देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है और ये हमारा हाथ है, तो अब मान लो कि अगर मेरे यहाँ पे कहीं चोट लगती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है हर तरफ हमारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऑटोकॉर्ड्स है वो एक्चुअल में हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उसी जगह, मान लो यहाँ पे चोट लगी, उसी के आस पड़ोस के टिश्यू के अंदर से हमारे रिलीज होंगे और वहां पे रिलीज होकर अपना एक्शन दिखाएंगे और वहीं अपना एक्शन दिखाने के बाद वहीं के वहीं डैमेज हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको जो है लोकल हार्मोन की तरह बोलते हैं कि एक्शन तो हार्मोन जैसा है लेकिन ये एक पर्टिकुलर जगह पे ही रिलीज हो रहे हैं और वहीं के वहीं अपना एक्शन दिखा के वहीं पे डैमेज यानी कि डिग्रेड भी हो जाते हैं, इसीलिए इनको लोकल हार्मोन की तरह बोलते हैं। यानी कि क्या है, दे फॉर्म इन टिश्यू, एक्ट एट नियर द साइट ऑफ सिंथेसिस, यानी कि जहां बने वहीं एक्शन देंगे और वहीं रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये हमारी बॉडी के अंदर जैसे कुछ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन या पैथोलॉजिकल प्रोसेस जैसे इन्फ्लामेशन हो गया, एलर्जी हो गया या गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो गया, इन सब में हेल्पफुल रहता है। तो ये इसका मेन काम हो गया। बाकी अगर एग्जांपल यानी कि आप ये लिख के आ सकते हो, बाकी एग्जांपल देखा जाए जैसे हमारा हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, थ्रोम्बोक्सिन हो गया, ल्यूकोट्रांस हो गया, ये सारे के सारे हमारे जो है ऑटोकॉर्ड्स के एग्जांपल होते हैं। तो इतना एक ब्रीफ इंट्रो आप यहां लिख के आ सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हमारा अगला पार्ट पूछा है, क्लासिफाई करना है हिस्टामिन एंटागोनिस्ट को। तो हम जानते हैं कि हिस्टामिन एंटागोनिस्ट एक्चुअल में वो सब्सटेंस या वो ड्रग होंगे जो हमारे हिस्टामिन के एक्शन को प्रिवेंट करते हैं। अब इसमें हमारे दो तरह के, यानी कि एक हमारा H1 एंटी हिस्टामिन आता है, एक H2 एंटी हिस्टामिन या H2 ब्लॉकर भी बोल देते हैं। तो H1 के अंदर हमारे फर्दर दो क्लास, यानी कि एक फर्स्ट जनरेशन आती है, एक सेकंड जनरेशन आती है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे एग्जांपल जैसे क्लोरफेनेरामाइन हो गया, फिर डाइफेनहाइड्रामिन हो गया। सेकंड जनरेशन में हमारे सिट्रिजिन हो गया या लोराटाइडिन हो गया। फिर H2 ब्लॉकर में हमारे रेनिटिडिन हो गया या फेमोटिडिन हो गया, ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी आते हैं, वो आप वहां पे देख लेना। तो ये हमारे इसके जस्ट नाम हो गए, आप लोग लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है राइट एक्शन ऑफ हिस्टामिन एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ H1 एंटीहिस्टामिन। यानी कि अब हम देखेंगे जैसे हमारे जो हिस्टामिन है वो एक ऑटोकॉर्ड्स है और इन सबके काम क्या होते हैं, तो सबके कुछ अलग अलग काम होते हैं। पहले हम बात करते हैं हिस्टामिन के बारे में। हिस्टामिन एक हमारा बायोजेनिक अमीन होता है जो हिस्टिडिन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और मेनली हमारा मास सेल में स्टोर होकर वहां से रिलीज होता है, मास सेल और वेसिकल से। और ये केमिकल मीडिएटर की तरह काम करता है, किसमें, एलर्जी हमारी हो गई, इन्फ्लामेशन हो गया या गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन हो गया। अब जैसे हमें स्नीजिंग यानी कि जो छींक वगैरह कभी आते हैं, आपने देखा होगा, उसके लिए हमारा हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। या कहीं इन्फ्लामेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रही है, उन सब के लिए हमारा जो है हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो काम है वो इन सब की वजह से होते हैं। अब एक्शन देखा जाए कि हमारे H1 एंटीहिस्टामिन का क्या क्या एक्शन होता है, तो H1 इफेक्ट अगर देखा जाए कि अगर हमारे H1 पे बाइंड करता है तो एक तो वेजोडाइलेशन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो H1 एंटीहिस्टामिन इनको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर H2 इफेक्ट देखा जाए तो H2 हमारी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करना है तो हम यहाँ पे H2 ब्लॉकर का इस्तेमाल करेंगे। फिर H3 और H4 पे देखा जाए तो हमारे CNS मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, इम्यून रोल। यानी कि यहाँ पे ये है कि जो हमारा हिस्टामिन है उनके क्या रोल है, उनके क्या एक्शन है, वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और अगर हमें एंटीहिस्टामिन का यूज करना है तो बस इन सबको रोक देंगे, हमारा एंटीहिस्टामिन का काम हो जाएगा। अब एक आता है थेरेपेटिक यूज ऑफ H1
एंटीहिस्टामिन। देखो H1 का काम को पता है तो बस इनका अपोज कर देंगे। अगर हमें H1 एंटीहिस्टामिन का काम चाहिए तो क्या करेगा, हमको ये ट्रीट करता है किससे, एलर्जी से, राइनाइटिस से, कॉमन कोल्ड हो गया या फिर मोशन सिकनेस हो गया, इन सबसे हमारी हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे सिटर्जिन है, वो नॉर्मल हमारा सीजनल एलर्जीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेरोटोनिन के बारे में। देखो मैं आपको ना एक बार क्लियर कर देता हूँ पूरा और ऑटोकॉर्ड्स के बारे में। तो ऑटोकॉर्ड्स का ब्रीफ आप समझ गए थे, बाकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉर्ड्स के बारे में। अगर एक आध बार आता है आप लिख के आ सकते हो। तो ऑटोकॉर्ड्स को सिंपली वैसे हम 3 मेन क्लास या 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहली आती है हमारी अमीन ऑटोकॉर्ड्स। इसमें क्या है कि जो हमारे ऑटोकॉर्ड्स है उनमें कहीं ना कहीं अमीन ग्रुप हमारा प्रेजेंट होगा। जैसे हमारा पहला होगा हिस्टामिन, इसमें नाम ही आप देख रहे होगे, हिस्टाडीन में हमारा अमीन ग्रुप लगा दो, हिस्टामिन हो गया। देन हमारे यहाँ पे 5-HT यानी कि 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन हो गया। तो 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन में ये लगा हुआ है और इसी को हम यहाँ पे सेरोटोनिन नाम से जानते हैं, 5-HT नाम से जानते हैं। ये हमारा अमीन ऑटोकॉर्ड्स हो गया। देन हमारे यहाँ पे आता है लिपिड डेरिवेटिव, इसको हम आइकोसाइनोइड्स भी बोलते हैं। और इसके अंदर मेनली हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, ल्यूकोट्रांस आता है और थ्रोम्बोक्सिन आता है। फिर हमारा थर्ड यहाँ पे आता है पेप्टाइड ऑटोकॉर्ड्स। इसमें मेनली पेप्टाइड वाला बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हमारा एंजियोटेंसिन आ गया, ब्रेडिकाइनिन आ गया, सब्सटेंस पी आ गया। और इन सबका फायदा क्या है कि अब आपको एग्जाम्पल भी पता चल गया कि भाई ऑटोकॉर्ड्स के आप कितने भी एग्जाम्पल लेके आ सकते हो। बाकी कुछ अदर में देखा जाए तो जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, साइटोकाइंस हो गया, इंटरल्यूकेंस हो गया, एंडोथैलिन्स हो गया, ये सब हो गया। अब मेन बात करते हैं कि ये हमारे रिलीज कैसे होते हैं या काम कैसे करते हैं। और ये हम जो प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्रांस है उसमें काफी हेल्पफुल होते हैं। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो ये आपकी सेल्स है और सेल्स जो मेम्ब्रेन है वो आपको पता है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। अब मान लो कहीं पे कोई इंजरी वगैरह, क्योंकि हमने क्या बोला था कि ये हमारे किसी भी लोकल साइड, मान लो यहाँ लोकल साइड पे कहीं चोट या कुछ लगती है तब हमारे उसी लोकल जगह पे रिलीज होते हैं। यानी कि अपने आप नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ इसको स्टिमुलेशन चाहिए होता है रिलीज होने के लिए। तो मान लो यहाँ पे हमारी इंजरी वगैरह लगी सेल मेम्ब्रेन में, तो जो हमारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है ना, यहाँ पे इसके लिए क्या होता है, हमारा रिलीज होता है फॉस्फोलिपिड A2। तो जो फॉस्फोलिपिड A2 है जैसे ये रिलीज होगा हमारा इंजरी की वजह से, ये हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इससे यहाँ पे रिलीज करेगा एरिकिडोनिक एसिड में। और जो एरिकिडोनिक एसिड है इसकी रिलीज यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब जो एरिकिडोनिक एसिड है ये आगे जाके आपके दो एंजाइम, एक आपका होता है कॉक्स यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, एक आपका होता है लॉक्स यानी कि 5-लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम, इन दोनों को रिलीज करेगा। अब जब कॉक्स रिलीज करता है तो ये आगे जाके कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 में मतलब डिवाइड हो जाता है। और कॉक्स 1 क्या करता है, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करेगा, इधर थ्रोम्बोक्सिन को रिलीज करेगा। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन है PGE2 है, ये हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो एक तो ये GIT प्रोटेक्शन यानी कि हमारे म्यूकस को बढ़ाएगा, एसिड को कम करता है, बेजोडाइलेशन करता है, फीवर और पेन मीडिएटर यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हमको बुखार और दर्द होता है। फिर जो थ्रोम्बोक्सिन है इसका मेन काम क्या होता है, एक तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा यानी कि इसका अपोज भी काम कर रहा है और प्लेटलेट को एग्रीगेट कर रहा है जिससे हमारे क्लॉट फॉर्म होते हैं। फिर जो कॉक्स 2 है ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन को करेगा, ये आगे जाके प्रोस्टासाइक्लिन को भी करता है यानी कि PGI2 हो गया। अब ये हमारे प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकेगा और स्ट्रॉन्ग बेजोडाइलेशन यानी कि प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। यहाँ पे देखो ये एग्रीगेट कर रहा है और बेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, ये एग्रीगेट को रोक रही है और बेजो डायलेशन कर रही है, तो एकदम अपोजिट हो गया। बाकी ये भी हमारा फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ये इस तरह हमारा काम करता है। देन एरिकिडोनिक दूसरा हमारा बना है लॉक्स और ये रिलीज करता है हमारे ल्यूकोट्राइंस को। और ये आगे जाके ल्यूकोट्राइन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये हमारे इन्फ्लामेशन में, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में यानी कि जो हमारी सांस लेने वाली है उसको कंटेक्ट करेंगे, म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ाएंगे। तो ये हमारे इन सब के काम हो गए। तो एक बेसिक फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा किस तरह जो है ऑटोकॉर्ड यहाँ पे रिलीज होता है और क्या क्या अपना एक्शन देता है। तो पहले हम थोड़ा बात करते हैं सेरोटोनिन के बारे में, देन आगे की सारी बातें करेंगे। तो देखो सेरोटोनिन एक हमारा बायोजेनिक अमीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हमने जान लिया हिस्टामिन की तरह होता है। ये हमारा ब्रेन में, GIT में, प्लेटलेट्स में, बाकी हमारे मूड को रेगुलेट करता है, स्लीप को, गट मोटिलिटी को, ब्लड वेसल्स को, प्लेटलेट फंक्शन को रेगुलेट करेगा। और जहाँ जहाँ हमारा प्रेजेंट होता है, अब फंक्शन क्या करेगा, रेगुलेट करेगा हमारे यानी कि CNS को काफी अच्छा, एकदम अच्छा लगने लगता है। फिर हमारे पेट की मोटिलिटी को यानी कि एक तरह से मूवमेंट को बढ़ाएगा, तो डाइजेशन वगैरह भी अच्छा रहेगा और पूरा मूवमेंट हमारा बढ़ जाता है। फिर इधर बेजो कंस्ट्रिक्शन या बेजो डायलेशन भी कर सकता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन रिसेप्टर यानी कि किस रिसेप्टर जाके ये हमारा बाइंड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे यहाँ पे आया ऑन्डेसेट्रॉन का यूज बताना है। तो ये वैसे हमारा एक एंटी एमेटिक ड्रग की तरह होता है। तो ये क्या करता है, कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग यानी कि जो वॉमिटिंग है उसको रोकने का काम करता है। फिर जब पोस्ट सर्जरी वॉमिटिंग है यानी कि सर्जरी के बाद वॉमिटिंग आ सकती है उसको रोकता है। देन ये रेडिएशन इंड्यूस सर्जरी, किसी रेडिएशन की वजह सर्जरी हो गई उस सबको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइंस। कोई 2 क्लिनिकल यूज बताने, इन सब के बारे में बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे ये हमारे निकलते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइंस हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे लिपिड मीडिएटर्स होते हैं जो एरिकिडोनिक एसिड से हमारे निकलते हैं बाय कॉक्स पाथवे। अब ये हमारे क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करेगा। यानी कि इन्फ्लामेशन में तो मेन रोल हमारा इसका है ही, पेन हो गया, फीवर हो गया, रेडनेस, स्वेलिंग, इन सब में। देन ये हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो यूट्रस वगैरह होता है, भ्रूण होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा यानी कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्पफुल रहता है। देन गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन भी करता है। अब क्लिनिकल यूज देखते क्या करता है, तो ये जो क्या करेगा, प्रिवेंट करता है नसेड इंड्यूस अल्सर। अगर किसी नसेड की वजह से अल्सर वगैरह कॉज हो सकता है, इसको इंड्यूस करेगा यानी कि एक तरह से
बचाने का काम कर रहा है, यानी कि नसेट्स के द्वारा जो अल्सर हमारे, क्योंकि एस्प्रिन जो हमारा नसेट का मेन ड्रग है और एस्प्रिन हमारा अल्सर कॉज कर सकता है, तो उसको बचाने का काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये हमारा क्या करता है, जीआईटी प्रोटेक्शन कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी कि म्यूकस को बढ़ा रहा है, और ये म्यूकस को बढ़ा रहा है, एसिड को कम कर रहा है, और जो एस्प्रिन है वो हमारा एसिड को ज्यादा बढ़ाता है, म्यूकस को कम करता है, तो उसको एक तरह से ट्रीट करता है। फिर ये हमारा डक्टस आर्टिवेरियस इन इन्फेंट, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब बच्चा मतलब पेट में होता है उस टाइम कुछ भी उसका खुद का नहीं बना होता है, तो एक टेम्परेरी ब्लड वेसल्स हमारी जनरेट होते हैं, जो क्या करेगी, पल्मोनरी आर्टरी को एकदम बाईपास कर देती है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन वगैरह कहाँ से लेगा, तो वो ऊपर मदर से ही आती है, तो उसको अलाउ करती है कि मदर के द्वारा जो ऑक्सीजन ली जा रही है वो ऑक्सीजन डायरेक्ट जो है मतलब बच्चे के पास पहुंचे, इस तरह ये हमारा कनेक्ट करती है। देन ये हमारी पल्मोनरी हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करेगी। क्यों करती है? क्योंकि ये बेजो डायलेशन कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन, और अगर बेजो डायलेशन कर रहा है तो ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करेगा। ये हमारा हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन का क्लिनिकल यूज। नेक्स्ट हमारा आता है ल्यूकोट्रांस। तो ल्यूकोट्रांस भी हमारा एक लिपिड मीडिएटर होता है, लेकिन ये हमारा लॉक्स पाथवे के द्वारा बनता है, और ये स्ट्रॉन्ग ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि जो हमारी एयर वे पाथवे होते हैं, सांस लेने में अस्थमा में बहुत दिक्कत कॉज कर सकता है, क्योंकि जो सांस नली होती है, श्वास नली होती है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कर देता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट एक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन एंड सब्सटेंस बी एंड देयर क्लिनिकल रेलेवेंस। देखो ब्रेडिकाइनिन ना एक हमारा इन्फ्लेमेटरी ऑटोकॉट्स होता है, जो काइनेनोजैन से बनता है विद द हेल्प ऑफ कैलिक्रिन एंजाइम, ठीक है, कैलिक्रिन एंजाइम की मदद से। अब इसका जो मेनली काम होता है ब्रेडिकाइनिन का, वो होता है ये एंजियोटेंसिन को जस्ट अपोज करता है। अब एंजियोटेंसिन हम जानते हैं बेसिकली ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है बाई वेसोकंस्ट्रिक्शन, ये सब काम करके। तो जो हमारा ब्रेडिकाइनिन है वो जस्ट इसका अपोजिट करेगा, यानी कि ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वेसोडायलेटर होता है, यानी कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ये हमारे बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, यानी कि अगर हम दवाई नहीं खाते तब भी मान लो अगर एंजियोटेंसिन बीपी बढ़ा रहा है तो ब्रेडिकाइनिन बीपी को कम करता है, ये नॉर्मली हमारे बॉडी में चलता रहता है। देन इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, हमारे इसको बढ़ाएगा तो एडिमा वगैरह कॉज हो सकता है। देन इसके बाद पेन सेंसेशन को भी ये कॉज करता है, इसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करता है। बस यही दिक्कत होती है, दवाई हमें इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि इनमें मल्टीपल काम होते हैं। तो जरूरी अब मान लो हमें केवल बीपी चाहिए था, लेकिन ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कर रहा है, तो कोई अगर मान लो अस्थमा पेशेंट है उसको दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह ये क्या है कि एक काम नहीं करते, दो चार काम कर देते हैं, तो यही है। नेक्स्ट हमारा आता है सब्सटेंस भी। ये हमारा एक न्यूरोपेप्टाइड ऑटोकॉट्स होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा रिलीज होता है ड्यूरिंग पेन एंड इन्फ्लामेशन। और इसका सिंपली काम क्या होता है, मान लो ये मेरा हाथ है या ये मैं पे हूँ, और ये मान लो मैं हूँ, और ये मेरा सीएनएस है, दिमाग है। तो ये क्या करेगा कि अगर मान लो कील चुभ रही है तो यहाँ से जो पेन वाला मेरा सेंसेशन है वो ये यहाँ से लेके जाएगा सीएनएस के पास में, और उसके बाद मुझे पेन शुरू होगा बहुत तगड़ा वाला। तो यहाँ पे क्या ये पेन ट्रांसमिशन करता है हमारा सीएनएस के पास में, इसके अलावा वेसोडायलेशन करेगा, इसके अलावा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी करता है। अब क्लिनिकल रेलेवेंस देखा जाए तो जैसे एसी इनहिबिटर्स हैं, ये इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन और इससे हमारा ड्राई कफ होता है, यानी कि देखो ब्रेडिकाइनिन से हमारा ड्राई कफ होता है। अब एंजियोटेंसिन यहाँ पे मान लो एसी इन्वर्टर क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन को रोकेंगे तो ब्रेडिकाइनिन का लेवल हमारा बढ़ जाएगा, और जब लेवल बढ़ेगा तो ड्राई कफ हो सकता है। देन जो न्यूरोकाइनिन एन के एंटागोनिस्ट है, लाइक ये ब्लॉक करते हैं सब्सटेंस पी को, इनसे एंटी एमिटिक एक्शन भी देखने को मिलता है। ये हमारे थोड़े क्लिनिकल रिलेवेंस हो गए, थोड़े बार आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफाई नसेट्स, देन एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्प्रिन के बारे में बताना है। और नसेट्स आपका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में भी आप लोग देख लेना। तो नसेट्स की फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो पेन होता है, फीवर होता है या इन्फ्लामेशन होती है, इन सबको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यानी कि हमारे एक तरह से ओटीसी ओवर द काउंटर और पेन एंटी, मतलब देखो जो नसेट्स है ना वो तीनों तरह से काम करते हैं। हमारे एंटी एनाल्जेसिक भी होते हैं, एंटी पायरेटिक भी होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं, यानी कि पेन को भी कम करते हैं, फीवर को भी कम करते हैं और इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं। अब देखा जाए क्लासिफिकेशन तो तीन बेसिकली हमारे यहाँ टाइप हो गए। पहला आता है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यानी कि ये मेनली क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे कॉक्स को इनहिबिट कर सकते हैं, 1 और 2 को नहीं करेंगे। इसमें एग्जांपल हमारा एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया या डाइक्लोफेनेक हो गया। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, ये बेसिकली कॉक्स 2 को करते हैं, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन को करेंगे, और इससे हमारा जैसे हमारा कैलीकॉक्सिब हो गया, इटॉक्सिब हो गया। फिर इधर आता है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2, यानी कि ये प्रेफरेंस देगा कॉक्स 2 को, लेकिन ये करेगा हमारा दोनों को। इसमें हमारा मेलॉक्सिजम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एस्प्रिन के बारे में हमें मैकेनिज्म बताना है। तो एस्प्रिन हमारा क्या करता है, देखो यहाँ पे ये पूरे के पूरे इस कॉक्स को जाके इनहिबिट करेगा, और जब इसको इनहिबिट करेगा तो 1 2 दोनों इनहिबिट हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे एक तो ये फीवर भी कम होगा, एक हमारा पेन भी कम होगा, यानी कि इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम। इससे प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होगा, तो इन्फ्लामेशन कम होगा, पेन कम होगा, फीवर कम होगा। और इधर ये हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 को भी कम कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, इधर इसको भी रोक रहा है। और जब ये वाला रुक जाएगा तो आपको पता है यहाँ से प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी रुक जाएगा, तो ये एंटी प्लेटलेट की तरह भी काम करेगा। जो तब पूछा था कि हमारा जो एस्प्रिन है वो एंटी प्लेटलेट की तरह कैसे काम करता है, तो ये इसका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है राइट एडवर्स इफेक्ट ऑफ नसेट्स एंड डिफरेंशिएट कॉक्स 1 एंड कॉक्स
कॉक्स 2 इनहिबिटर। देखो यहाँ पे सिंपली क्या है, जैसे एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकते हैं, जीआई ब्लीडिंग कर सकते हैं, फिर यहाँ रीनल टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी और अल्सर वगैरह। तो जो लोग बोलते हैं कि कुछ भी नुकसान नहीं होते, भाई थोड़े बहुत हमारे नुकसान चलते रहते हैं। इन सब के अलावा ये एस्पेन रेयर सिंड्रोम भी करता है बच्चों में, यानी कि दिमाग में थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है और लीवर हमारा डैमेज हो सकता है। रेयर है पर भाई डेंजर है ये हमारा। बाकी देखो जो भी हमारे कॉक्स 1 कॉक्स 2 है, दोनों के दोनों हमारे साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम को मतलब यहाँ पे इन्वेट करते हैं और इससे हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज को रोकेंगे, जिससे हमारा ये काम करता है एज अ नसेट्स की तरह। अब यहाँ पे कॉक्स 1 कॉक्स 2 के बारे में बात करें क्या क्या है, देखो दोनों ही हमारे पेन एंड इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, लेकिन जो कॉक्स 2 है उसमें फीवर भी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला हमारा ज्यादा फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फीवर हमारा अच्छे से रुकता है। ये भी रोकता है, ऐसा नहीं है, दोनों हमारे काम आते हैं। लेकिन जो कॉक्स 1 है इसमें क्या है कि अगर कोई कॉक्स 1 रोक रहा है तो इससे हमारा ये प्रोस्टाग्लैंडिन रुक जाएगा, तो इससे जो म्यूकस हमारा बढ़ रहा था वो रुक जाएगा, और जो एसिड कम हो रहा था वो रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तो म्यूकस कमजोर हो गया, एसिड का लेवल बढ़ गया, तो हमारे जीआई ट्रैक्ट जो है वो प्रोटेक्शन, ये जीआई प्रोटेक्शन है ये हमारी खत्म हो सकती है। और अगर जीआई प्रोटेक्शन हमारी खत्म हो जाएगी तो भाई ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है, प्लेटलेट इनहिबिशन इन सब का रिस्क हो सकता है, क्योंकि कॉक्स 1 क्या है हमारे इसको भी रोक रहा है, तो प्लेटलेट का इनहिबिशन भी हमारा हो जाएगा। तो ये कॉक्स 1 के नुकसान है। कॉक्स 2 देखा जाए तो ये बेसिकली हमारा कार्डियोवास्कुलर रिस्क थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी हमारा ठीक है। इसीलिए जो है कॉक्स 1 को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर में रिस्क हमारा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्लासिफाई एंटीगॉट ड्रग एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एलोप्यूरिनिल। देखो यहाँ पे एंटीगॉट का मतलब क्या होता है, ये सिंपली हमारी वो दवाइयां होंगी जो ट्रीट करती हैं हमारे गॉट कंडीशन को। अब गॉट क्या होता है, एक पेनफुल जॉइंट कंडीशन होती है जो हाई यूरिक एसिड की वजह से होती है। अब नॉर्मल अगर मैं दिखाऊं तो जैसे मान लो नॉर्मली हम कोई डाइट वगैरह ले रहे हैं या न्यूक्लियर से, किसी से हमारी बॉडी में प्यूरिन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, वो आगे जाके हाइपोजेंथाइन बनाएगा। फिर यहाँ पे एक जेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, हाइपोजेंथाइन को जेंथाइन में करेगा और जेंथाइन को हाई यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि यूरिक एसिड बनाएगा। और यही यूरिक एसिड क्या होगा, जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो हमारा ये निडल लाइक क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है, ये हमारे जॉइंट्स में, हमारे इस तरह के जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है। और जब जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाएगा तो आपको बताया कि अब हमारी बॉडी क्या करेगी, भाई ये तो कुछ अलग चीज आ गई, तो डब्ल्यूबीसी को भेजेगी, यानी कि इम्यून सिस्टम को। और जब डब्ल्यूबीसी आएगा तो वो इन पर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, यानी कि बहुत ज्यादा पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, और इसी को हम यहाँ पे गॉट अटैक बोल देते हैं, यानी कि बहुत खतरनाक वाला दर्द होता है जो लोगों में होता है। तो यही हमारी कंडीशन गॉट की कहलाती है, यानी कि कंडीशन गॉट की हमारी यही है कि हमारे जो क्रिस्टल्स हैं यहाँ पे यूरिक एसिड के, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। और दर्द हमें गॉट अटैक क्या है कि जब इम्यून सिस्टम उसको अटैक करेगा, डब्ल्यूबीसी अटैक करेंगे, तब वहां पे ये पेन होगा, सीवियर पेन, स्वेलिंग, रेडनेस होगी, उसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो ये हमारी चीज हो गई एंटी गॉट वाली। अब यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरह से हम यहाँ देख सकते हैं। एक हमारा होता है फॉर एक्यूट गॉट, यानी कि सिंपली हमें यहाँ क्या इमीडिएट रिलीफ चाहिए, जैसे हमारा नसेट्स हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए। एक होता है क्रॉनिक गॉट के लिए। अब देखो फर्क मैं आपको बता देता हूँ। एक्यूट गॉट ये है ना, ये मोस्टली क्या करता है कि जो हमारे सिम्टम्स है, यानी कि जो पेन हो रहा था, यानी कि जैसे अभी मैंने दिखाया कि जो अटैक करने के लिए हमें ये आ रहे थे, ये इम्यून सिस्टम से जो पेन हो रहा था, इस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हमारे हेल्पफुल है, क्योंकि ये दर्द नहीं सहा जाता भाई। और दूसरा जो है यहाँ पे क्रॉनिक वाला, ये क्या करता है कि ये हमारे इसके हाई यूरिक एसिड के लेवल को ही कम करेगा। तो ये क्या करेगा, ये हमारे इसको जाके इनहिबिट करेगा, जब इसको जाके इनहिबिट करेगा तो ये सब बनना बंद हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन हमारा आया यहाँ पे एलोप्यूरिनॉल वाला, ये हमारा क्या करेगा, जेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की तरह काम करेगा और इसको इनहिबिट करेगा, इससे हमारे यूरिक एसिड का बनना कम हो जाएगा। ये आगे तो यहाँ पे आप मैकेनिज्म पूरा देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ड्रग देखा जाए तो एक्यूट गॉट में हमारा कॉल्चिसिन हो गया, नसेट्स हो गया। क्रॉनिक में देखा जाए जेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इसमें हमारा एलोप्यूरिनॉल हो गया और फेविक्साइड हो गया। और यूरिक यूरिक एसिड में हमारा प्रोबिनॉइड्स हो गया, ये भी हमारा लॉग में आया, मैंने डिटेल में करा रखा है। अब मैकेनिज्म वही है कि हमारा जेंथाइन ऑक्साइड को इनहिबिट करेगा, हाइपोटेंशन ये बनना बंद हो जाएगा, यूरिक एसिड बनना बंद हो जाएगा, तो यूरिक एसिड का लेवल कम होगा तो गॉट अटैक रुक जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू यूज ऑफ कॉल्चिसिन एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज यूज्ड इन एक्यूट गॉट। कॉल्चिसिन के बारे में आया है। कॉल्चिसिन एक हमारी ऐसी मेडिसिन है जो हमारे पेन को, स्वेलिंग को कम करती है एक्यूट गॉट अटैक में। अब ये यूरिक एसिड को हमारी कम नहीं कर रही है, लेकिन ये इन्फ्लामेशन को हमारी कम करती है, इसीलिए हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कॉल्चिसिन है, ये हमारी क्या करती है, देखो ये काम कैसे करेगी, तो जो माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन होती है इसको इनहिबिट कर देगा। इससे हमारे यहाँ पे न्यूट्रोफिल माइग्रेशन रुक जाएगी, और इससे हमारे ओवरऑल जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा, और इससे हमारे क्या लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर में इफेक्ट मिल जाता है। इस तरह हमारा कॉल्चिसिन। बाकी देखो डिटेल में देख लेना कॉल्चिसिन के बारे में अच्छे से मैंने बताया कि कॉल्चिसिन माइक्रोट्यूबुल्स को रोकेगा डब्ल्यूबीसी में, इससे डब्ल्यूबीसी हमारे जॉइंट के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, और जब डब्ल्यूबीसी नहीं आ पाएंगे तो कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगी, पेन स्वेलिंग हो जाएगी। तो आप ये वाला छोटा मैकेनिज्म है, इसको भी आप लिख सकते हो। तो सिंपल देखा जाए कॉल्चिसिन डब्ल्यूबीसी के मूवमेंट को स्टॉप कर देता है और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देता है, ऐसे ही हमारा काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफाई डीमार्ट्स एंड राइट एग्जांपल ऑफ एनी टू। तो
देखो डीमार्ट वाला जो फंडा है वो हमारा आता है यहाँ पे एंटी, एक बार ये और देख लो, जो हमारे ये प्रोबिनॉइड्स वाला है ये लॉन्ग में आ रहा था, तो ये क्या करता है, ये भी क्रॉनिक ग्लूकोज हो गया, तो ये हमारा इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा यहाँ पे, इससे यूरिक एसिड है वो हमारा रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, यूरिक एसिड हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा और यूरिक एसिड एक्सीडेट हो जाएगा, तो इससे यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर कम होगा, तो ऐसे हमारा ये काम करता है। अब जो हमारा दूसरा फंड आता है ये हमारा आता है एंटी रूमेटिक ड्रग के अंदर, और ये मोस्टली हमारे जो रूमेटाइड आर्थराइटिस कंडीशन है उसको ट्रीट करते हैं। और इस कंडीशन में भी सिंपली क्या हो रहा था कि हमारे जॉइंट डिफॉर्म हो रहे थे या फिर मूवमेंट हमारा कम हो रहा था, वहां भी पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, यही सब हो रहा था। और हो कैसे रहा था, मान लो कई बार क्या होता है, कोई ट्रिगर, कोई इन्फेक्शन हो गया, जीन हो गया, स्मोकिंग हो गया, इससे इम्यून सिस्टम हमारा ओवर एक्टिव हो जाता है और वो एंटीबॉडीज बनाता है और वो हमारी आगे जाके रूमेटॉइड फैक्टर या इन सब में यहाँ जाके अटैक करेंगी। और जब यहाँ जाके अटैक करती हैं तो जो हमारी साइनोवियल के फ्लूइड के जो लेयर होते हैं ना, जॉइंट टाइलिंग, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन हो गया, यहाँ पे पेनस फॉर्म होगा, तो पेनस ग्रो करेगा और ये कार्टिलेज बोन सबको डिस्ट्रॉय करेगा, इससे उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी चलना, ये सब दिक्कत हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। अब इसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि दो टाइप के होते हैं, एक हमारे होते हैं यहाँ पे सिम्टोमेटिक, यानी कि एंटीकॉट भी हमारे इसके अंदर आता है, वो हमने देख लिया है। एक हमारे होते हैं सिम्टोमेटिक, यानी कि जो पेन, स्वेलिंग है इन सबको कम करेगा, ये हमने एंटीगॉट में भी देखा था कि यहाँ पे हमारे नसेट्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, किसके लिए, सिर्फ हमारे पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। और ये डीमार्स होते हैं, ये डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग होते हैं, यानी कि जो डिसीज है, बीमारी है, उसको भी कम करने में हेल्प करते हैं। इसमें 3 तरह के ड्रग आते हैं, कन्वेंशनल आते हैं, बायोलॉजिकल आते हैं और टारगेटेड आते हैं। ये सब आप यहाँ पे एक बार डिटेल में देख लीजिए। तो यहाँ पे ये देखा था डीमार्स हमारे वो मेडिसिन हो गए जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नसेट्स की तरह नहीं है, ये क्या करती है, एक्चुअल में जो हमारी डिसीज है उसको स्लो और स्टॉप करने का काम करता है। 3 क्लास हमारी यहाँ पे आपने इनके बारे में देख लिया। एग्जाम्पल देखा था जैसे हमारा मीथोट्रेक्सेट है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, ये माइल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम इस्तेमाल कर। बाकी यही बोलूंगा मैं कि ये जो डीमार्ट वाला फंडा है इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक आध बार आया है कि डायरेक्टली आपको डीमार्ट के बारे में बताना, तो ये तीनों के बारे में थोड़ी देर बातें लिख के आ जाओगे, डायग्राम जनरल मैकेनिज्म लिख के आ जाओगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी खत्म होती है यूनिट नंबर 3। आई होप अब आपको जो है यूनिट 3 का भी सब क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 4 एंड 5 के बारे में। अब जो दोनों हमारे यूनिट है ना, इनका नाम हमारा क्या है, फार्माकोलोजी ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि ये दोनों बेसिकली हमारी यूनिट एंडोक्राइन सिस्टम पे डिपेंड है, तो हमें इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बाकी देखो, आप लोगों ने अगर नॉर्मली यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी तो आपको यूनिट 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन देखने को मिल गया होगा, लेकिन जो आपके यूनिट 4 एंड 5 है ना, इनकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐप के अंदर मिलती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, केवल फार्मा ऐप पे जाना है, 5th सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वहां पे जाके आपको इन दोनों की यूनिट मिल जाएंगी वीडियो के साथ में। बाकी अगर आप सप्ली वाले हो तो आपका सप्ली वालों का केवल फार्माकोलॉजी का भी सब्जेक्ट मिल जाएगा, आप उसमें जाके भी इनरोल कर सकते हो। बाकी चलिए थोड़ा बेस क्लियर करते हैं कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पे ये नोट्स में आपको दिखा देता हूँ, इस तरह आपके पूरे बने हुए, राइटिंग वगैरह सब अच्छी है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा बात करें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो ग्लैंड्स को कंटेन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। और इनकी खासियत क्या होती है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और क्राइन का मतलब होता है तो सीक्रेट करना, यानी कि ये जो ग्लैंड है ना, ये क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और ये जो हार्मोन है ये हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज होता है, इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी हम बोला जाता है। और ये जो हार्मोन है ना, ये मान के चलो कि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी रियल बॉडी के लिए। जैसे हम लोग जो ग्रोथ कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कोई मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि बर्थ से लेकर डेथ तक बहुत जो हमारे हार्मोन है ये हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग है, मैं सबके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम का एक बेसिक फंडा समझ गए होंगे कि ये हमारा एक नेटवर्क ऑफ ग्लैंड होता है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड के अंदर डायरेक्टली हार्मोन को सीक्रेट करता है, या बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जो है हार्मोन को सीक्रेट करता है। अब ये हार्मोन के बारे में अगर कभी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, तो हार्मोन के बारे में लिख के आ सकते हो, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके बाद निकला जाता है ब्लड स्ट्रीम में आता है। और इनका मेनली काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, मतलब एक तरह से रेगुलेट करते हैं, ये काम करते हैं। अब एग्जांपल देख लो, जैसे इंसुलिन है तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को मतलब पूरा रेगुलेट करता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर में शुगर का लेवल ना बहुत ज्यादा हो जाए ना कम हो जाए, उसको पूरा करता है। अब ये काम कैसे करता है, तो जैसे मान लो कोई भी ग्लैंड होगा वो सीक्रेट करेगा हार्मोन को डायरेक्टली एक ब्लड स्ट्रीम के अंदर में, और देन ये अपने टारगेट साइट पे जाएगा और वहां जाके उनके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और उसके बाद कोई भी बायोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो यहाँ देखने को मिल जाता है। इस तरह ये हमारा काम करता है। और मेन फंक्शन हमारे एंडोक्राइन की क्या है, हमारी मेटाबॉलिज्म है, यानी कि हमारी बॉडी एनर्जी कैसे बना रही है, हमारी बॉडी ग्रोथ कैसे कर रही है, डेवलप कैसे कर रही है, यानी कि हाइट बढ़ रही है, हमारी हड्डियां ग्रोथ कर रही हैं, उन सब में। फिर रिप्रोडक्शन में तो हेल्पफुल रहता है, फिर हीमोस्टेटिस हो गया, होमोस्टेटिस हो गया, देन स्ट्रेस से रिस्पॉन्स में। ठीक है, बाकी ये हमारे पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड है। टोटल एक बार बताऊं तो जैसे ऊपर हमारे यहाँ पे होता है, सबसे ऊपर पीनियल ग्लैंड हो गया, इसके
पीछे आपको यहाँ पे हाइपोथैलेमस एक मिल जाएगा, जो ग्लैंड तो नहीं है लेकिन सब कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है, ये दिख रहा होगा। देन गर्दन पे आ जाते हैं, ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये हमारा होता है थायराइड ग्लैंड। और इसके जस्ट पीछे बैक साइड पे हमारे 4 छोटे ग्लैंड होते हैं, जिसको हम यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। देन अगर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एड्रिनल ग्लैंड मिलेगा आपके किडनी के जस्ट ऊपर। फिर यहाँ पे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज आपका एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। देन यहाँ पे आपको ओवरीज, जो यहाँ पे टेस्टिस और ओवरीज होते हैं, ये भी हमारे दोनों ग्लैंड के अंदर के पार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे ग्लैंड। फिर एक यहाँ पे थाइमस ग्लैंड भी होता है। तो ये हो गया। अब मेनली हम बेसिक थोड़ा थोड़ा इंट्रो यहाँ पे जान लेते हैं। तो मेजर जो हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहल वाला पार्ट है, वो हमारा ऐसा काम करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। फिर गोनेट्स होते हैं, इसमें हमारे टेस्टिस ओवरीज हो गए, फिर पीनियल ग्लैंड हो गया और थाइमस ग्लैंड हो गया। ठीक है, अब सबके बारे में एक बेसिक इंट्रो मैंने यहाँ लिखा है। ये इसीलिए लिखा था कि 2 मार्क्स में भी कहीं भी ये हमारा आ सकता है, और वैसे भी आपको जो है थोड़ा बहुत जो है इसका आइडिया यहाँ पे क्लियर है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड नाम से जानते हैं, और ये हमारा ब्रेन के, यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ब्रेन के बेस में हमारा ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और इसमें कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, तो ये हमारा GH ACTH, यानी कि देखो ये जो पिट्यूटरी है ना, ये हमारा एक मास्टर ग्लैंड है, और ये बॉडी के जो बाकी के ग्लैंड है इन सबको रेगुलेट करता है, यानी कि सबका कंट्रोल को देखता है। यानी कि देखो क्या मेजर फंक्शन है, ये कंट्रोल करता है बाकी के अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को, उनकी ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को और वाटर बैलेंस को। फिर यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करें, ये हमारा नेक में रहता, मतलब नेक में है, ब्लो लैरिंक्स से थोड़ा नीचे है, और ये हार्मोन सीक्रेट करता है थायरोक्सिन यानी कि T4 और ट्राईआयोडोसाइन यानी कि T3 और कैल्सिटोनिन को। यानी कौन सा कर रहा है ना, ये आपको यहाँ क्लियर हो रहा है। और ये काम करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ग्रोथ को और कैल्शियम रेगुलेशन को। फिर हमारा आता है पैराथायराइड ग्लैंड, ये हमारा इसके पीछे यानी कि थायराइड के जस्ट पीछे होता है। इसका मेन हार्मोन हमारा होता है पैराथायराइड हार्मोन, और ये हमारे ब्लड के अंदर क्या है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। फिर एड्रिनलिन आता है, ये हमारे किडनी के टॉप पर होता है। ये हार्मोन भी करता है कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, एड्रिनलिन हो गया, नॉन एड्रिनलिन हो गया, और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, मेटाबॉलिज्म में और बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। देन हमारा पैनक्रियाज का आइसोलेट ऑफ लैंगरहल होता है, ये पेट के जस्ट पीछे होता है। ये हमारा इंसुलिन को, ग्लूकागॉन को और सोमेटोस्टैटिन को करता है, और ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में मेन रोल प्ले करता है। फिर गोनाड्स हो गया, इसमें हमारे टेस्टिस हो गया और ओवरीज वाला पार्ट हो गया, और ये मेनली जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन को करता है, और ओवरीज हमारा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को करता है। और ये तीनों हार्मोन जो है एक तरह से सेक्सुअल फंक्शन को करते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल के अंदर। फिर हमारा पीनियल ग्लैंड आता है, ये हमारे ब्रेन के पास ही होता है, मतलब ब्रेन में, और ये इसमें मेलेटोनिन को रिलीज करता है, और ये हमारी स्लीप साइकिल को करेगा, यानी कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाती है ना, जैसे आप एक दिन 6 बजे उठे तो अगले दिन भी अपने आप 6 बजे आंख खुलेगी, ये सब रोल को हमारा पीनियल ग्लैंड देखता है। देन हमारा थाइमस ग्लैंड आता है, और ये हमारा स्टर्नम चेस्ट के वेंट में होता है, और ये रिलीज करता है थाइमोसिन को, और ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो ये सभी देख रहे हो आप, बॉडी के कितने स्ट्रांग काम है वो हमारे इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा, यानी कि इसी एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। बाकी अब हम थोड़ा बेस के बारे में अगर बात करें, तो कभी जो क्वेश्चन है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आ सकता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपका मेजर मास्टर ग्लैंड है, तो उसके बारे में कई एक आध बार आ जाता है। तो एक हमारे ये स्मॉल पी साइज का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो बेस में प्रेजेंट होता है और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, और उसको मास्टर ग्लैंड नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बाकी के जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनको मॉनिटर और रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब जैसे हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। जैसे मान सकते हो कि ये हमारे पूरे के पूरे HOD सर हो गए कॉलेज के, या मान लो कोई हेडमास्टर हो गए जो सबको संभालते हैं, और ये प्रिंसिपल हो गया, तो यहाँ से ये इसको ऑर्डर कंट्रोल करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से हार्मोन रिलीज करेगा जो आगे जाके और हार्मोन को कंट्रोल करेगा। अब एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे करता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइड है, एक हमारा होता है एंटीरियर वाला, एक हमारा होता है पोस्टीरियर वाला। तो एंटीरियर को हम यहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसिस बोल देते हैं, इसको हम न्यूरो हाइपो। तो जो एंटीरियर वाला है ये खुद बनाता है, खुद स्टोर करता है, जैसे हमारा इसमें आता है ग्रोथ हार्मोन, तो हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। देन यहाँ पे आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, आगे जाके जो हमारे मतलब थायराइड है उसको स्टिमुलेट करता है कि वो निकालेगा, मतलब और हार्मोन बनाएगा, T3 T4 इनको बनाएगा। देन हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि ACTH ये पिट्यूटरी ग्लैंड देगा, और ये आगे जाके और हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉल्स वगैरह बनाएंगे। देन हमारे जो FSH LH है, ये जो गोनर्स है, सेक्स हार्मोन है, उनको जाके स्टिमुलेट करते हैं कि हमारा टेस्टोस्टेरोन ये सब निकलेगा, यानी कि जो आने वाले हार्मोन है वो ऐसे नहीं आते, उनको कंट्रोल करता है ये। और देन प्रोलैक्टिन मिल्क वगैरह के लिए आपको जानते हो। पोस्टीरियर वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन स्टोर हमारा ये पोस्टीरियर पार्ट करता है, और इसमें हमारा दो हार्मोन मेन आते हैं, एक आता है ADH यानी कि एंटी डायबिटिक हार्मोन बेजोप्रेसिन बोलते हैं, और एक आता है ऑक्सीटोसिन आता है। तो यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन स्टोर एंड रिलीज किए जाते हैं पोस्टीरियर पार्ट के द्वारा। और ये इसका हो गया एंटी डायबिटिक, आपको बताया कि डायूरेटिक जो हमारी होती है नॉर्मली डायूरेसिस, उसको रोकने का काम करते हैं, और ऑक्सीटोसिन हमारे जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसमें हेल्प करते हैं लेबर टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक बेसिक फंडा हो गया कौन सा क्या होता है। बाकी ये भी हमारे हाइपोथैलेमस भी रिलीज करेगा, यानी कि जैसे मान लो हाइपोथैलेमस पहले TRH करेगा, TRH को बोल सकते हो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और जब वो रिलीज होगा हाइपोथैलेमस के द्वारा, तब पिट्यूटरी यहाँ से TSH रिलीज करेगा, और जब
जब ये रिलीज होगा तो ये थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और वो आगे जाके T3 T4 करेगा। तो इस तरह पूरा हमारा मेटाबॉलिज्म यहाँ पे बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ हार्मोन के बारे में, तो इसको हम सोमैटोट्रोपिन कहते हैं और ये हमारा एसिडोफिल सेल के द्वारा किया जाता है। और रेगुलेट कैसे करेगा, हाइपोथैलेमस यहाँ पे निकालता है GHR यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन निकालता है। और एक सोमैटोस्टैटिन होता है जो इस ग्रोथ हार्मोन को रोकने का काम भी करता है। फंक्शन ये बॉडी की ग्रोथ करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज अपटेक में, ये सब हमारे हेल्प करता रहता है। अब थोड़ा यहाँ बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। हमारा आता है डिफाइन हार्मोन, देन राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन एंड क्लासिफाई पिट्यूटरी हार्मोन। तो वही सारा फंडा जो मैंने बताया सब क्लियर कर दिया। हार्मोन हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा निकले जाए, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। फिर कैरेक्टर हाई पोटेंसी यानी कि बहुत स्मॉल डोज में चाहिए और अच्छा इफेक्ट देते हैं, रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे, स्लो है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग एक्शन है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सब ड्रग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। देन यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के बारे में आता है और हाइपर सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन बताना है। तो ग्रोथ हार्मोन हमने देख लिया कि ये हमारे हड्डियों को यानी कि यहाँ पे हमने देख लिया बोन्स एंड मसल्स को प्रमोट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को यानी कि एंटी इंसुलिन इफेक्ट देता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को थोड़ा बढ़ाने का काम करेगा। अब हाइपर और हाइपो में क्या होता है, अगर मान लो किसी में जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी ज्यादा हो जाती है यानी कि आधे आ जाता है, तो अगर प्यूबर्टी से पहले है तो गिगेंटिज्म हो गया और प्यूबर्टी के बाद है तो एक्रोमेगली हो गया। यानी कि एक तरह से ये मान लो कि ये डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि जब डेफिशिएंसी होती है हमारी ग्रोथ हार्मोन की उसको हम ड्वार्फिज्म बोल देते हैं और उसमें बॉडी बॉडी सूखना शुरू हो जाती है। और जब एक्सेस हो जाता है तो वहाँ पे गिगेंटिज्म यानी कि बच्चों में ये गिगेंटिज्म नाम से होगा और एडल्ट में एक्रोमेगली, और यहाँ पे क्या है बॉडी मोटापा ये सब आने लगेगा। तो बस ये इतना नाम है कि हाइपर सिक्रेशन जब ज्यादा ग्रोथ हार्मोन है तो देखो हाथ पैर जो ये सब लंबे चौड़े हो जाते हैं, और हाइपर सिक्रेशन जब बच्चों में होती है उसको हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं, और एडल्ट में होती है यानी कि मसल्स मास और एनर्जी हमारी कम हो जाती है। यही बस इन दोनों के डिसऑर्डर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफाई थायराइड हार्मोन एंड एंटी थायराइड ड्रग, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपाइल थायोयूरेल। देखो जो थायराइड ग्लैंड है वो एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो हमारे नेक के जस्ट नीचे, ग्लैंड के नीचे होता है, और ये दो हार्मोन वैसे कि तीन होते हैं। पहला हमारा थायरोक्सिन T4 होता है, फिर ट्राई आयोडोसाइन T3 होता है, और एक हमारा कैल्सीटोनिन भी होता है। ठीक है, अब ये हार्मोन हमारी मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं। अब इनको मान लो जब बॉडी में ये कभी कम हो जाते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है, ज्यादा हो जाते हैं तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाते हैं, और उसको ट्रीट करने के लिए हमारे एंटी थायराइड ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मेनली हमारा थायोमाइड आता है, आयोडाइड आता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आता है, बीटा ब्लॉकर्स भी आ जाते हैं। तो जो थायोडाइड है इसमें हमारा कार्बिमोजल हो गया, प्रोपाइल थायोरिजल यानी कि PTO आ जाता है। देन हमारा आयोडाइड में ल्यूगल्स आयोडीन आ गया, और आयोडीन में ये I313 हो गया यानी कि ये हमारे एक रेडियो एक्टिव हो गया। देन यहाँ पे प्रोपेनॉल हो गया। अब एक हमने पूछा है PTO यानी कि ये पहला वाला काम कैसे करता है, तो इसको हम थायराइड स्टॉर्म हो गया जब प्रेगनेंसी के टाइम पे काफी प्रेफर कर सकते हैं। ये करता क्या है, जैसे नॉर्मली अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो ये जो आपका फंडा है ये पूरा थायराइड से कनेक्टेड है। यानी कि देखो ये आपका पूरा थायराइड ग्लैंड हो गया, ये इस तरह के सेल्स होते हैं, इसको फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। तभी तो बोल रहा हूँ भाई वीडियो अगर आप लॉन्ग वाली देख लोगे ना सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस देखो थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ TSH करेगा, फिर थायराइड ग्लैंड आएगा वो यहाँ एक्टिविटी बढ़ेगी, और देन T4 T3 करेगा। और एक और जरूरी बात यह है कि देखो नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या है, T4 जो होता है वो T3 में ही जाके कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि T3 हमारा काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वही काम करता है। कमी है तो देखो हाइपोथायराइडिज्म, ज्यादा है तो हाइपोथायराइडिज्म, यही सारी बातें हैं। और एक्शन देखा जाए हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ाएगा, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करेगा, ये सब करेगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ मेनली क्या था कि ये पूरा काम कैसे करता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, ब्लड से हमारा आयोडाइड आएगा यहाँ पे आयोडीन पेरोक्साइड की मदद से, और ये हमारा आयोडीन में कन्वर्ट होगा। देन टेरोजन मिलकर यहाँ कपलिंग होती है, MIT ये बनेगा। MIT में हमारा सिंपली क्या हो गया, मोनो आयोडाइजेशन हो गया। डायटी में दो होते हैं, और जब ये दो मतलब मानो एक ये मिल गया एक ये मिल गया तो तीन हो गए ना, इसमें दो है इसमें एक है, तो हमारा T3 बनता है। और जब ये DTIT वाले दो मिल जाते हैं तो हमारे T4 बनता है। इस तरह ये पूरा काम करता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम हमारा है थायराइड से TPO यानी कि थायराइड पेरोक्सीडेज, तो जो हमारा प्रोपाइल थायराइड सेल है वो क्या करेगा, इसको जाके इनहिबिट कर देता है। और जब हमारा ये इनहिबिट हो जाता है तो हमारी ऑक्सीडेशन हो गई, आयोडीनेशन हो गई, और कपलिंग रुक जाती है जो हमारे MIT DIT मिलते हैं, और इससे हमारी T3 T4 जो हार्मोन बन रहा होता है वो बनना बंद हो जाता है। इसके अलावा ये हमारा पेरीफेरल यानी कि बॉडी के बाकी एरिया में जाके हमारा क्या करता है, T4 से T3 कन्वर्ट होता है उसको भी जाके रोक देगा। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, T3 का लेवल कम हो जाएगा। और यही हम चाहते थे कि थायराइड का लेवल कम हो, तो वो हमारा काम करता है प्रोपाइल थायोयूरेसिल बाय ब्लॉकिंग थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम यानी कि TPO को। नेक्स्ट हमारा आता है राइट फंक्शंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन यानी कि PTH के बारे में, फिर कैल्सीटोनिन के बारे में, विटामिन D के बारे में बताओ। जो हमारा PTH है वो हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, बोन रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और ये आपको पता है पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। जो कैल्सीटोनिन है वो हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करेगा, मतलब डिक्रीज ब्लड कैल्शियम बाई इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जैसे हमारी हड्डियां हैं सूखने लगती हैं तो उनका जो कैल्शियम ब्लड में जाने लगता है, तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करेगा।
इससे जो ब्लड के अंदर कैल्शियम वो लेवल कम हो जाएगा, और ये एक तरह से जो पीटीएच का लेवल है इसको कम, यानी कि ये क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है जो पीटीएच है, और जो कैल्सिटोनिन है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है। तो कैल्सिटोनिन हमारे जो थायराइड ग्लैंड था उसका तीसरा वाला था, और पैराथायरॉयड हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकाला जाता है। फिर हमारे यहाँ विटामिन 3 आता है जिसको हम कैल्सिटोरॉल नाम से जानते हैं। अब ये क्या करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है हमारे इंटेस्टाइन से, यानी कि जो हम डाइट वगैरह ले रहे हैं वहां से कैल्शियम फॉस्फेट का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और ये हमारे बोन मिनरलेशन को इंप्रूव करेगा और नॉर्मल बोन की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। फिर हमारे यहाँ पे आते हैं क्लासिफाई इंसुलिन प्रिपरेशन एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन। अब यहाँ पे सिंपली हमें जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक डायबिटीज इन सब के बारे में थोड़ी बहुत बात करनी है। मैं आपको थोड़ा बेसिक फंडा पहले क्लियर कर देता हूँ। तो पहले थोड़ा ना हम डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में बात करते हैं। तो चलो अगर थोड़ा जूम करके देखें, मान लो ये हमारा ब्लड है, और ब्लड के अंदर क्या होता है, हमारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, हम लोग कोई भी खाना पीना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कहीं से हमारे बॉडी का क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहुंच रहा है। अब ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर रहने का मतलब नहीं होता, इसको क्या है, सेल्स के पास पहुंचना होता है, और सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को अपटेक करेंगे, देन सेल्स क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे ग्लूकोज का अपने लिए, एनर्जी, एटीपी ये सब बनाते हैं, ऐसे यूज चलता है। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो हमारा सेल्स के अंदर नॉर्मली नहीं जाता, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपटेक ऑफ ग्लूकोज, और इसके करने में हमारी हेल्प करता है इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन नॉर्मल क्या करता है, ग्लूकोज के अपटेक में हेल्प करता है। अब एक कंडीशन हमारी आती है कि किसी भी रीजन से हमारा जो ग्लूकोज है उसका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, उसी कंडीशन को हम यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस बोल देते हैं। यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस एक्चुअली हमारी वो कंडीशन है जो हमारे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसी को हम डायबिटीज मेलाइटिस बोल देते हैं। अब ये दो तरह की होती है, एक हमारी होती है टाइप 1 वाली, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। अब इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये इंसुलिन हमारा क्या कर रहा है, ग्लूकोज का सेल्स के बाद लेके जा रहा है। अब अगर इंसुलिन बनना बंद हो गया, अब इंसुलिन को हमारे पैनक्रियाट के बीटा सेल्स बनाते हैं, अगर वो इसको बनाना बंद कर देंगे तो भाई ग्लूकोज हमारे यहाँ नहीं आएगा। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज हमारा अपटेक नहीं हो पाएगा, और तब हमारे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है, वो हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस कहलाता है, और इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस यानी कि आईडीडीएम भी बोल देते हैं। सेकंड हमारा आता है टाइप 2, और ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा कम है, यानी कि ये कुछ कुछ कंडीशन में होता है, मोस्टली बच्चों को देखने को मिल जाता है जन्म वगैरह से। लेकिन टाइप 2 हमारा तो मतलब कॉमन है, ये हमारा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा इंसुलिन का लेवल सही है लेकिन कोई और वजह है, या तो हमारे सेल्स इसको अपटेक नहीं कर पा रहे हैं, या सेल्स के ट्रांसपोर्टर काम नहीं कर रहे हैं, या इंसुलिन हमारा थोड़ा सेंसिटिविटी कम हो गई, लेकिन इंसुलिन प्रेजेंट है, बाकी कोई और रीजन है जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारा अपटेक नहीं हो पा रहा है, और ग्लूकोज का लेवल हमारा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है ब्लड के अंदर में, तो ये हमारी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कहलाती है। यानी क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल फ्रॉम ब्लड इंपेयरमेंट, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पा रहा है, और तो ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोल देते हैं। अब नॉर्मल एक कभी लेवल आ जाता है तो फास्टिंग, यानी कि जब खाली पेट होते हैं तब आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल वो 70 से 110 होना चाहिए, लेकिन कई जगह केवल 100 होता है, यानी कि 100 तक होना चाहिए। 100 से 110 के बीच में आ रहा है तो वो प्री डायबिटिक कहलाता है। फिर एक हमारा पोस्ट मील आता है, इसमें क्या है, खाना खाने के बाद आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात, आपने खाना खाया है, तब आपका जो है 140 से कम होना चाहिए, 140 से तब भी आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन आपकी डायबिटीज मेलाइटिस की होती हैं। अब यहाँ पे जो ड्रग इस्तेमाल करे जाते हैं उसमें एक हमारा सल्फोनीलूरिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, इसमें हमारे ये बाकी के हो गए, देन हमारे यहाँ पे मेटफॉर्मिन वगैरह ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जैसे अगर मान लो किसी को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है, तो भाई इसमें क्या है कि इसमें इंसुलिन की कमी की वजह से तो यहाँ पे हमको इंसुलिन ही देनी पड़ती है, और उस कंडीशन को हम यहाँ पे इंसुलिन थेरेपी बोलते हैं। यानी कि अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसको जो हम ट्रीट करेंगे, उसको हम यहाँ जब ट्रीटमेंट देंगे वो हमारा रहेगा इंसुलिन थेरेपी वाला। और जब यहाँ पे देते हैं, जहाँ पे हम जो देंगे टाइप 2 के लिए, इसमें हम देते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में। और यानी कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक क्या है कि सारे के सारे ड्रग आते हैं, और एंटी डायबिटिक में टोटल आते हैं। एंटी डायबिटिक में हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक आएगा जो हमारे टाइप 2 को ट्रीट करेगा, और हमारा इंसुलिन आएगा जो टाइप 1 को करेगा, दोनों को मिला के हम यहाँ पे एंटी डायबिटिक बोल देते हैं। ये सारा फंडा आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो सल्फोनिल यूरिया का अगर थोड़ी बात की जाए, बेसिक में आपको बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से ये सब आपका नॉर्मली ग्लूकोज मान लो सेल्स के अंदर आ गया आपका, ठीक है। अब जब सेल्स के अंदर आता है तो यहाँ पे आपका जैसे एटीपी वगैरह बनेगा, एटीपी आपके यहाँ पोटेशियम चैनल को रोक देते हैं, और पोटेशियम चैनल जैसे बंद हो जाएगा आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे डीपोलाइजेशन होगी, और डीपोलाइजेशन से आपका जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएगा, कैल्शियम आएगा तो वो इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाएगा, और इंसुलिन का सीक्रेशन होगा तो वो ग्लूकोज को और ज्यादा सेल्स के पास पहुंचाएगा। यानी कि नॉर्मली क्या, आपने खाना खाया, ग्लूकोज आपकी बॉडी में आया, ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, ग्लूकोज ऑटोमेटिकली साइकिल चलता है और कैल्शियम को ओपन करके आपके इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ा देता है। अब सल्फोनिल यूरिया क्या करेगा कि ये यहाँ पे टेम्परेरी यानी कि अलग तरीके से इनका रिसेप्टर होता है SUR1 सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर 1, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे सब यूनिट पे बाइंड होगा, और जब ये बाइंड करेगा तो ये पोटेशियम चैनल को यहाँ पे डायरेक्ट यानी कि सिंथेटिक तरीके से हम बंद करें। यहाँ पे नेचुरल हो रहा था, हम इसको सिंथेटिक तरीके से कर रहे हैं, और जैसे ये बंद हो जाएगा,
अब यहाँ पे फिर से पोटेशियम चैनल बढ़ेगा, कैल्शियम ओपन होगा और ये सब हमारे सीक्रेशन होगा। इस तरह हमारे सल्फर यूरिया काम करता है और इंसुलिन तो डायरेक्टली हमारे इंसुलिन में चला जाएगा। तो इस तरह ये हमारा होता है। तो हमारा क्वेश्चन आता है क्लासिफाई इंसुलिन प्रिपरेशन एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है मैकेनिज्म एक्शन इंसुलिन में, इंसुलिन हमारा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। एक बार मैं यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि इंसुलिन हमारा एक्चुअल में कैसे काम करता है। बाकी मेटफॉर्मिन के बारे में अगर कभी आता है लिख के आता है, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, बहुत कुछ है यार, लॉन्ग वीडियो देखोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। बाकी इंसुलिन का मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूं। जैसे इंसुलिन यहाँ पे अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। रिसेप्टर ऐसा होता है अल्फा बीटा बीटा अल्फा, इस तरह की हमारी यूनिट होती है, यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये हमारी बाहर वाली अल्फा यूनिट पे बाइंड करेगा, नीचे हमारा पहुंच जाता है और ये इंसुलिन का रिसेप्टर होता है। ये हमारे लीवर में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है और इससे हमारा एक्टिवेट होता है टायरोसिन काइनेज। और जैसे ही एक्टिवेट होता है हमारे यहाँ पे ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगी, जो हमारी मेन फॉस्फेट ग्रुप वगैरह जुड़ते हैं और इससे ढेर सारी इंटरसेलुलर सिग्नल प्रोसेसिंग चलती है। सारा मैंने नहीं लिखा है शॉर्ट में। और इससे आपका GLUT4 यहाँ पे ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट हो जाएगा और इससे क्या होगा, ग्लूकोज आपका बार बार जो है सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये आपका नॉर्मल सेल्स है जिसमें आपको मान लो ग्लूकोज की एंट्री करानी थी, तो यहाँ पे इंसुलिन बाइंड होगा और इस तरह आपके ग्लूकोज का अपटेक कराता है। ग्लूकोज अंदर आएगा, मेटाबोलाइज होगा, एटीपी एनर्जी बनेगी। इस तरह आपका ये ग्लूकोज वाला फंडा काम करता था। और यही यहाँ पे बताया गया है कि जो इंसुलिन है वो कैसे काम करेगा। आपका टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर बाइंड करेगा, ग्लूकोज अपटेक को प्रमोट करेगा, सेल्स के अंदर ग्लूकोज सिंथेसिस बढ़ेगी, ग्लाइकोजन कम होगी, लाइपोजेन और आपके प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है। ये काम होता है। क्लासिफिकेशन देखा जाए, एक आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है, एक शॉर्ट एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, एक लॉन्ग एक्टिंग होता है। अल्ट्रा शॉर्ट में आपका लिस्प्रो आता है, एस्पार्ट आता है, शॉर्ट एक्टिंग में आपका रेगुलर इंसुलिन आता है और इंटरमीडिएट में आपका एनपीएच हो गया और लॉन्ग एक्टिंग में आपका ग्लार्गिन या ये होता है। तो ये हमारे इंसुलिन के कुछ टाइप्स हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब वैसे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है नॉर्मली, बाकी हम मेटफॉर्मिन और सल्फोन यूरिया के एडवर्स इफेक्ट और ये सब जान लेंगे। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं और ये मेनली हमारे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में हेल्पफुल होते हैं। क्लासिफिकेशन देखा जाए, हमारे सल्फोनिल यूरिया जैसे हमारे टॉलब्यूटामाइड हो गया, यहाँ ग्लिमेनामाइड हो गया, ग्लिपजाइड हो गया, क्ली हो गया, मैग्नीटाइड में हमारा रेपाग्लिनाइड हो गया और बिगोनाइड में हमारा मेटफॉर्मिन हो गया, थायोजोलिडिन में हमारा पियोग्लिटाजोन हो गया और अल्फा ग्लाइकोजेन इनहिबिटर्स में हमारा एकार्बोज हो गया। तो देखो मेनली एग्जाम में हमारा क्या क्या आ सकता है, सल्फोनिल हमारा लॉन्ग में भी आ सकता है, मेटफॉर्मिन हमारा कई बार आ जाता है और अल्फा ग्लाइकोजेन इनहिबिटर, ये इस नाम से हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई। थोड़ा बात करें मेटफॉर्मिन के बारे में, ये एक ओनली ड्रग है जो आज जमाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं। ये टाइप 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ओबेस डायबिटीज में काफी हेल्पफुल रहता है। अब एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो ये जीआई अपसेट कर सकता है, नोजिया डायरिया कर सकता है, लैक्टिक एसिडोज रेयर है पर भाई थोड़ा बहुत सीरियस है। फिर सल्फर यूरिया देखा जाए, ये हमारे इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, इंसुलिन बढ़ावा, जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि ये बढ़ावा देता है, इससे हमारे हेल्पफुल रहता है। एडवर्स देखा जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा कम कर सकता है और वेट गेन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड राइट देयर टू यूज एंड टू इडर। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे एक्चुअल में स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा निकलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो शॉर्ट एक्टिंग यानी कि कम एक्शन देंगे हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, इंटरमीडिएट में देखा जाए प्रेडनिसोल हो गया और लॉन्ग एक्शन देखा जाए डेक्सामीथासोन हो गया। अब दोस्तों यहाँ तक चलते चलते बहुत वीडियो लेंदी हो चुकी है, हालत खराब हो चुकी है, आखिरी यूनिट अभी बची है। अब ये बताओ कि कितने लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो। मैं थोड़ा ज्यादा ही डिटेल्स में कर रहा हूँ लेकिन बस चल ही रहा है। अब आपको ये है कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगली बार अगर आपको शॉर्ट में चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी यूजेस के बारे में बात करें, एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करेगा यानी कि अस्थमा में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हेल्प करेगा, इम्यूनोसप्रेशन की तरह यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में और एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करेगा। एडफेक्ट देखा जाए हमारे इसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, तो पेप्टिक अल्सर हो गया, कैटरेक्ट हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन ये हो गया। बाकी अब आपको क्या करना है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत बार आ जाता है। तो अब देखा जाए हमने यूनिट 4 देख ली है। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में। तो हमारी यूनिट 5 जो है मेनली हमारी एक तो एंडोक्राइन सिस्टम पे और दूसरी हमारी बायो एसिड पे डिपेंड है। और बायो एसिड वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डिटेल में। तो यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, यहाँ आता है डिफाइन एंड्रोजन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड राइट टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड। देखो एंड्रोजन क्या होता है, एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो सीक्रेटेड होता है मेनली टेस्टिस से, जो हमारे मतलब मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें हमारे लेजल जो सेल्स होते हैं उनके द्वारा जो है टेस्टोस्टेरोन हमारा रिलीज होता है, जो हमारा एंड्रोजन का पार्ट हो गया। और ये मेनली स्मॉल क्वांटिटी में आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एग्जांपल हमारा टेस्टोस्टेरोन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ये हमारा सिंथेटिक डेरिवेटिव है जो टेस्टोस्टेरोन का बनाया गया है। और ये इसलिए बनाया गया है कि ये मेनली जो है मसल्स ग्रोथ में या फिर एनाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उनको बढ़ाया जाए, यानी कि मसल्स ग्रोथ वगैरह ज्यादा हो और जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट है यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन के सेक्सुअल इफेक्ट है वो थोड़े कम हो, इवन मसल्स वगैरह ज्यादा हो। जैसे कि आपने देखा होगा जिम वाले बंदों के जो शिलाजीत वगैरह यूज करते हैं वो मोस्टली मसल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हमारा नेल्ड्रोनॉल हो गया या स्टेनाजोल हो गया, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट कहता है कि इनके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो एक तो लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, जॉइंटिस वगैरह
वगैरह, हेपेटोमा हो गया, या टेस्टिकुलर एट्रोफी या इनफर्टिलिटी तक हो सकती है। इसके अलावा एग्रेशन यानी कि थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह, जो आप देखा होगा ना एकदम जल्दी गुस्सा हो जाना या आग बबूला ऐसे चढ़ के रहना, वो हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्लासिफाई ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन एंड राइट यूजेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या यूज है। ये तो लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमारे प्रिंसिपल फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं जो मेनली ओवरीज से हमारे मतलब सीक्रेट आउट होते हैं और पार्शियली बाई प्लेसेंटा एंड ऑर्डिनल कॉर्टेक्स से भी थोड़े बहुत बनते हैं। ईस्ट्रोजन को अगर यहाँ पे क्लासिफाई किया जाए तो एक हमारे नेचुरल होते हैं, एक सिंथेटिक होते हैं, कंजुगेटेड ईस्ट्रोजन होते हैं। नेचुरल में हमारे ईस्ट्राडियोल हो गया, ईस्ट्रॉन हो गया, फिर हमारा इथेनॉल ईस्ट्राडियोल हो गया, और प्रोजेस्टेरोन के अंदर हमारे नेचुरल में प्रोजेस्टेरोन हो गया, और सिंथेटिक में हमारे नॉर एथिट्रोन हो गया और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल हो गया। ये सब आप देख लेना। देन हमारे यहाँ नेक्स्ट आता है यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में अगर बात करें, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक हमारी हार्मोनल पिल होती है, यानी कि ये हमारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से बनाई जाती हैं और इनको ओरली दिया जाता है। किसके लिए? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, कि मान लो अगर कहीं अनवांटेड इंटरकोर्स हो चुका है तो उसमें अगर प्रेगनेंसी के चांस है तो उसको रोकने के लिए हम जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं। दीज मेडिकेशन कंटेन हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनमें ये हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। अब इनके यूजेस क्या होते हैं? वही प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, मैच्योरेशन साइकिल का रेगुलेट करना, और एक्ने वगैरह को भी ट्रीट कर सकते हैं, एक्ने को भी। एडवर्स देखा जाए तो भाई नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो गया, वेट गेन हो सकता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा जाए जिनको भाई डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस है या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, यानी कि कहीं पे क्लॉट वगैरह अंदर कोई भी बन सकता है, हिस्ट्री है, तो उसमें ये बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा नोन और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर चांस लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है तब इसका नहीं इस्तेमाल करें, यानी कि ये प्रिवेंट करने के लिए होता है, ये नहीं है कि बच्चे को गिराने के लिए, वो बिल्कुल वो इलीगल है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के भी चांस, इससे मतलब ब्रेस्ट कैंसर है तब इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ब्रेस्ट में टेंडरनेस ये कर सकता है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। देन नेक्स्ट आता है क्लासिफाई यूट्रेन स्टिमुलेंट एंड रिलैक्सेंट विद 2 एग्जाम्पल ईच। देखो यूट्रेन स्टिमुलेंट्स क्या होता है, जैसे जब यहाँ प्रेग्नेंट वगैरह हो जाता है तो जो भ्रूण है ना, वहाँ से जो मतलब जब लेबर जब बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करना होता है उसको। तो जो यूट्रेन स्टिमुलेंट है, ऑक्सीटोसिन हमारा मेन होता है, ये वो हार्मोन है जो इस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, यानी कि ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट के साथ निकलता है, बेजोप्रेनिन यानी कि एंटीरेटिक हार्मोन के साथ में, और ये बेसिकली जो यूट्रिन के मसल्स होते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब दो तरह के हमारे होते हैं, एक होता है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है यूट्रिन रिलैक्सेशन। जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये इंड्यूस करते हैं लेबर को और पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को रोकना का काम करते हैं। अब इसमें मेन हमारा जो हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन है, बाहर से भी जो है ये इंजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, फिर पीजीईटी हो गया, या अर्गोट डेरिवेटिव्स हो गए, ये सब कहीं ना कहीं क्या करते हैं, चाइल्ड बर्थ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और इवन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे और यूट्रिन को स्टिमुलेट करते हैं। फिर यूट्रिन जो रिलैक्सेंट के बारे में बात करते हैं, ये प्री मैच्योर जो लेवल होता है उसको डिले, यानी कि मान लो किसी का बच्चे का जन्म टाइम से पहले होने लग गया है तो उसको ये थोड़ा डिले करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। इसमें हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट आते हैं, जैसे रिटोट्राइन आ गया, टर्ब्यूटालिन आ गया, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, निफेटिडिन हो गया, फिर ऑक्सीटोसिन के एंटागोनिस्ट आते हैं जो इसको रोकेंगे, जैसे हमारा एटोसिबेन हो गया। तो ये हमारे ड्रग हो गए जो यूट्रिन वाले केस में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन बायोएसे एंड राइट इट्स प्रिंसिपल एंड टाइप। अब यही बोलूंगा, ये पार्ट तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग में भी कर लेना। तो बायोएसे एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा मेथड होता है जो हम किसी भी ड्रग की या हार्मोन की पोटेंसी को, स्ट्रेंथ को या फिर कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, उधर हम देख रहे थे जैसे आपका वो फार्माकोग्नोसी था, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी थे, एनालिसिस मेथड थे, उसी तरह मान लो कि यहाँ पे कोई हमारे एक हार्मोन है, तो भाई हार्मोन का अगर हम केमिकल टेस्ट करेंगे खराब हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है, एक्चुअल में अमाउंट नहीं पता चलेगा। उसके लिए हम यहाँ पे बायोएसे का इस्तेमाल करते हैं। और बायोएसे में क्या करेंगे कि ये जो मान लो हार्मोन है, इस हार्मोन को हम किसी एनिमल के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके बाद इफेक्ट देखेंगे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे एग्जांपल मान लो कि एग्जांपल ले लो, मान लो ये बंदूक है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि क्या इस बंदूक से कोई मरता भी है, तो क्या करेंगे, मार के देख लेंगे, हमने गोली मारी, सामने वाले को लगी, और अगर वो मर गया मतलब ये बंदूक हमारी असली थी, अगर नहीं मरा तो नकली थी। इसी तरह के कुछ होते हैं, ऐसा करना मत लग जाना। इसी तरह के कुछ यहाँ पे होते हैं कि मान लो कोई हमारे हार्मोन या ड्रग है और हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल में वो काम के हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने जो लिविंग टिश्यू होते हैं या फिर ऑर्गन होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली हार्मोन या ड्रग को अप्लाई किया जाता है, और अप्लाई करके चेक करते हैं कि अगर वो ड्रग या हार्मोन इफेक्ट दे रहा है मतलब वो हमारा काम कर रहा है ड्रग, और नहीं दे रहा है तो नहीं कर रहा है। अब भाई पता कैसे लगेगा, क्योंकि इफेक्ट तो अलग अलग है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक हमारे ये टेस्ट हार्मोन हो गया और एक हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला लेते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। अब स्टैंडर्ड को टेस्ट के साथ में हम अप्लाई करेंगे, मतलब एक तरह से पैरेलल में करेंगे, तो उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि जो टेस्ट हार्मोन है वो स्टैंडर्ड के जितना कर रहा है काम या नहीं कर रहा है, और इससे हम जो ये पता लगाते हैं। तो इस तरह पूरा चलता है। बाकी प्रिंसिपल यही है कि एक तो ये डोज रिस्पॉन्स डायरेक्ट कंसंट्रेशन होता है, यानी कि जितना ज़्यादा डोज दोगे उतना मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रखोगे उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये डोज रिस्पॉन्स मतलब उतना ज़्यादा मिलेगा जितना कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स हमारा। उसके अलावा देखा जाए तो कोई अननोन जो सैंपल हमारा होगा टेस्ट को, उसको कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के साथ में, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है क्वांटल बायोप्सी, एक होता है ग्रेडेड। क्वांटल को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है कि मान लो ये है तो मैंने किसी को गोली मारी, तो वो मरा या नहीं मरा, सीधा हाँ या ना में जवाब होगा। मर गया
तो भाई काम कर रहा है, नहीं मरा तो काम नहीं कर रहा है। इस तरह हमारा होता है ये LD50 और LD यानी कि लीथल डोज और इफेक्टिव डोज को हम ये करके पूरा पता लगाते हैं। देन हमारे इधर ग्रेडेड डोज आता है। इसमें यह है कि इसमें क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि इसमें हम क्वांटिटी पता लगाते हैं कि मान लो कितना इफेक्ट है, यानी कि मान लो मैंने किसी को मारा तो कितनी चोट लगी, इतनी लगी, उतनी लगी या बहुत ज्यादा लगी, ऐसे हम इसमें क्वांटिटी मेजर करते हैं। यानी कि बायो से मान लो कोई ड्रग ने यहाँ इफेक्ट दिया तो कितना इफेक्ट दे रहा है, 20% दे रहा है, 30% दे रहा है, 80%, तो ऐसे हम इफेक्ट के लेवल को यहाँ चेक करते हैं। और जो हमारा पहला था क्वांटल, उसमें सिर्फ हाँ या नाम है, इफेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, बात खत्म। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है, राइट शॉर्ट प्रिंसिपल ऑफ बायोअसे ऑफ इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, डिजिटैलिस, हिस्टामिन, इन सबके बारे में शॉर्ट देख लेते हैं किसमें काम आता है। देखो इंसुलिन हमारे बेसिकली क्या हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट चेक करने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रैबिट होगा उसमें मतलब यहाँ पे इंसुलिन इंजेक्ट कर देंगे, उसके बाद ये देखेंगे उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना नीचे गिर रहा है, जितना नीचे गिरेगा उतना हमारा इंसुलिन इफेक्टिव होगा। ऑक्सीटोसिन बेसिकली यूट्रेन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोई भी आइसोलेट रेड यूट्रस ले लेंगे, अब उसके बाद ये देखेंगे कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसको स्टैंड के साथ कंपेयर करेंगे, हमें यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का बायो से पता चल जाता है। डिजिटल से कार्डियोटोनिक इफेक्ट देता है, यानी कि हार्ट को एकदम इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मतलब इंजेक्ट करेंगे अपने डिजिटलिस को, उसके बाद देखेंगे कितना ज्यादा फिब्रिलेशन हो रहा है या कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उससे हम यहाँ पता लगाएंगे। और हिस्टामिन भी हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा हिस्टामिन का उतना ज्यादा हमें पता लग जाता है। एंड में आता है राइट टू एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे इन फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी में हमारे बायो एसे का क्या रोल है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे हार्मोन की पोटेंसी को पता लगाता है, कोई इंसुलिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया या ACTH हो गया। देन हमारे बायोलॉजिकल एक्स्ट्रा की स्टेरिलाइजेशन करता है। इसके अलावा केमिकल ऐसे जब हमारा फीजेबल ना हो, यानी कि पॉसिबल नहीं है कि हम केमिकली कुछ कर सके, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे पेप्टाइड हार्मोन वगैरह हो गए। और जब ड्रग डिस्कवरी करते हैं या रिसर्च करते हैं तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो इंसुलिन की यूनिट है, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं बायो ऐसे की मदद से कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यही था दोस्तों पूरा का पूरा हमारे इस 2 मार्क्स के वीडियो के बारे में। आई होप आपको समझ आई होगी, काफी लेंदी भी यूनिट हो गई और हमने काफी कुछ यहाँ पे बात कर लिया है। आगे चलिए अब छोटी छोटी चीजें भी जान लेते हैं। तो पहले आपके लिए कुछ होमवर्क है, जैसे आपको डिफाइन करना है फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। इसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टॉपर लोगों के लिए एक लेवल हाई रखा है, तो आपको ये पढ़ना है। जैसे पहला आता है वाई हिस्टामिन कॉज हाइपोटेंशन, यानी कि हिस्टामिन जो है वो हाइपोटेंशन क्यों कॉज कर रहा है सेप्टिक शॉक वाली कंडीशन में। इसके अलावा जो एड्रेनलिन है उसको प्रिफेयर क्यों कर रहे हैं हम डोपामिन से ऊपर एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर में। ये 2 है जो मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा अलग मैंने दिया है, वो दे दूंगा तब तो आप आंसर दे दोगे, तो ये अलग है, ये आपको बताना है। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन है वाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फेल इन हार्ट फेलियर। मान लो कोई हार्ट फेल वाली कंडीशन है तो उस पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारे फेल क्या हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि हम AC इनहिबिटर्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे सर्वाइवल को इंप्रूव करेगा। इवन दोनों के दोनों हमारे जो है ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या फर्क है कि हम वहां पे कैल्शियम चैनल को यूज ना करके हम अपने AC इनहिबिटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये मान सकते हो एक तरह से आपके लिए चॉकलेट प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी जो इसकी PDF है वो आपको केवल फार्म ऐप पे मिल जाएगी। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि आपको अगर सिलेबस ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और ये बिल्कुल शॉर्ट वर्जन में आपको बता रहा हूँ, यानी कि केवल ये मान के चलो कि ये सिर्फ पढ़ के चले जाओगे, पास होने का चांस है, लेकिन रिस्क भी, जितने क्वेश्चन कम होते हैं ना उतना रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने ये देखा कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा हमारे बनते हैं। तो अगर यूनिट 1 से हम यहाँ देखा जाएगा तो देखो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी फर्स्ट वाला पार्ट आपके लिए बेसिक जाने के लिए जरूरी, आप पढ़ लेना, लेकिन जो CHF है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। फिर जो एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, अरिथमिया हो गया, ये पार्ट आप लॉन्ग के अकॉर्डिंग जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना। तो देखा जाए फिर मैंने 3 पार्ट आपको यहाँ पे बताए हैं। देन इधर अगर आ जाता है यहाँ पे एक थेरेपी ऑफ शॉक वाला, ये शॉर्ट में आप लोग देख लेना, लेकिन कई बार आ जाता है, जैसे ये थेरेपी ऑफ शॉक हो गया, हिमेटिक्स हो गया, शॉर्ट में देख लेना। लेकिन लॉन्ग में आपको क्या देखना है, एक एंटी कोगुलेंट के अकॉर्डिंग, एक डायूरेटिक के अकॉर्डिंग, ये आपको बहुत लॉन्ग में देख लेना है। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ही है जो आपको कमेंट बताना है कि थायराइड को हम कैसे जो है एज ए एंटी थायराइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कितना कुछ मैंने आपको छोड़ दिया। और ये सब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो आप बिल्कुल छोड़ोगे, मैंने 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको करा दिए हैं, तो बस आप ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ के चले जाओ। और याद रखना, आप बोलते हो ना सारा सिलेबस 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अलग होता है, यानी कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करके जाओ और 10 नंबर के अकॉर्डिंग करके जाओ तो उसमें फर्क है। एंटी कोगुलेंट पे 10 नंबर के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना है, लेकिन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बस आपको इसका डिफाइन करना है, बेसिक जाना है, जो मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में पूरा बता ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा था कितना, यानी कि अगर आप ये बाकी का पार्ट देखो ना कितना ज्यादा आपका सिलेबस बचा हुआ आप देख सकते हो। थर्ड में आता है ऑटोकॉर्ड्स एंड रिलेटेड है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, आपको जो नसेट्स वाला पार्ट है उसको अच्छे से कर लेना। इधर आपका एंटी रूमेटिड के अंदर डीमार्स वाला पार्ट आता है, एंटी गॉड वाला देख लेना। बाकी ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये सब आप शॉर्ट में, यार कि 2 नंबर के अकॉर्डिंग देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन 2 में देखो, थ्रोम्बोक्सिन, ये सब देखो, क्योंकि ये पूरा मिला के आपका लॉन्ग में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो 2-2 के अकॉर्डिंग अगर 3 लिख के आ जाओगे आपका 5 या 7 नंबर में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना ही शॉर्ट मैंने आपको नसेट्स बताया। हाँ, ये मैंने बोला है कि इन पर नजर डाल के रखना, डी मार्ट वाला एक अलग से देख लेना और ये देख लेना, तो ज्यादा मैंने नहीं बताया। बाकी यूनिट 4th एंड 5th में देखा जाए तो यहाँ देखो स्केल मैं बोल रहा हूँ कि आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या पूरा का पूरा एक तरह से मान
जान सकते हो, एंटी डायबिटिक के बारे में देखना है, जिसमें इंसुलिन इन दोनों के बारे में देखना है और इधर थायराइड के बारे में देखना है। तो ये दोनों आपको फुल डिटेल में करनी है। बाकी पे आप 2 नंबर के अकॉर्डिंग नजर डाल लेना। देखो कितनी बड़ी यूनिट है, सिर्फ 2 चीज मैंने आपको बताएंगे लॉन्ग इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए एक आधा पिट्यूटरी आ जाता है, नजर डाल लेना। बाकी इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बायो ऐसे वाला पार्ट मैंने पूरा आपको बताया, क्योंकि कोई भी आ सकता है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन पार्ट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, टाइप आप देख लेना। लेकिन इधर इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, डी ट्यूबरकुलिन और हिस्टामिन। अब देखो आते हैं बदल बदल के, तो क्या करते हैं, तो ये 4 के बारे में देख लेना और डिजिटैलिस को भी नजर डाल लेना। ये हो गया। और इधर देखा जाए मैं सब आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन हाँ जो आपका ये है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाला पार्ट है, इसको मैं कलर करना भूल गया, ये आप लॉन्ग के अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि ये बहुत बार आता है। और इसको यूट्रस वाले को, क्योंकि भाई लास्ट की यूनिट है इंपोर्टेंट यार, यूनिट 5 आपकी इंपोर्टेंट है, यूनिट 1 इंपोर्टेंट है, तो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो क्या करें, तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखा जाए अभी भी अगर आप पूरा चेकआउट करोगे, आधा सिलेबस आपका अभी बचा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि ये आपका पूरा है तो आप लोग पूरा पढ़ सकते हो, हमारे लिए तो और अच्छी बात है। अगर आप पूरा पढ़ के जाओगे तो और अच्छे आप लोग मार्क्स लेके आओगे। तो आई होप अब आपको जो है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो भाई कमेंट करके बताओ ना कैसा क्या लगता है, जो भी कुछ है। बाकी मिलता हूं मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। आप लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। वहां पे दोस्तों जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।